गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हमेशा की तरह उम्मीद है आप सभी आज भी जबरदस्त होंगे, क्योंकि कोरोना काल में जो DXN RBC चैनल के माध्यम से हमें डेली मोटिवेशन मिल रहा है। पहले क्या होता था ना कि हमें 30 दिनों में मुश्किल से 1, 2 या 3 प्रोग्राम हम लोग अटेंड कर पाते थे और कुछ लोकल लीडर्स को सुन पाते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि इस DXN RBC यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें भारत भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सफल लीडर्स को सुनने को मिल रहा है और रोज के रोज मिल रहा है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि अभी से बढ़ के मोटिवेशन और डेली का डेली चार्ज मिलना पहले कभी भी संभव नहीं था। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप सभी निश्चित रूप से जबरदस्त होंगे और अभी जबरदस्त ही रहना है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि कोरोना आने वाले कुछ महीनों में गायब हो जाएगा, ये सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। हमें क्या करना है, आज टारगेट लेना है कि हम उस समय कहाँ होंगे। आने वाले 1 साल की तैयारी हमें अभी से कर देनी है कि जब कोरोना खत्म होगा उस टाइम हम कहाँ होंगे, हमारी फैमिली कहाँ होगी, हमारा बिजनेस कहाँ होगा, हमारा इनकम कहाँ होगा। और दोस्तों इस कड़ी में DXN RBC यूट्यूब चैनल पे हमें डिफरेंट लीडर्स को डेली सुनने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आज जो कहानी हमारे बीच में आई है ये भी एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है। जैसे कि अग्रवाल सर ने मैसेज किया था कि सिंगल लेग मैजिक, जो हम लोगों ने पिछली बार मार्केटिंग प्लान की पावर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा था उसमें एक चीज का बार बार जिक्र हुआ था, सिंगल लेग मैजिक, कि एक लाइन अगर आपकी चल जाती है तो DXN बिजनेस में क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर में जहां पे आप काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक लाइन चल जाती है, दूसरी नहीं चलती है। नतीजा होता है आपको पैसे नहीं आते हैं। और DXN वो कंपनी है जो ओनली एक लाइन चलने पर भी आपको इतने पैसे दे सकती है, आप सोच नहीं सकते। तो आज सिर्फ मार्केटिंग प्लान में हम लोगों ने अब तक सुना था, लेकिन आज उसका जीवंत उदाहरण हमें देखना है। क्योंकि आज दोस्तों हमारे बीच जो लीडर आ रहे हैं, एक बेहद यंग और एनर्जेटिक लीडर है ये। और इनकी कहानी अगर मैं थोड़ी सी बताऊं तो बहुत ही गरीबी से इन्होंने भी अपना सफर शुरू किया है। और ये कहानी एक 2 दोस्तों की कहानी भी है, क्योंकि ये 2 दोस्त ऐसे थे, हम उम्र दोस्त, जो साथ में पढ़ते थे, गरीबी में पले बड़े दोस्त। वो ऐसी दोस्ती होती है ना कि जहाँ पे किताबें, आधी किताब तू खरीद ले, अगर मैं अभी 10th में पढ़ रहा हूँ तो आधी किताब तू खरीद ले, आधी किताब मैं खरीद लेता हूँ, दोनों भाई मिलके पढ़ लेंगे। तो इस तरीके की दोस्ती थी इन 2 दोस्तों में। और उन्हीं में से एक दोस्त के बड़े भाई DXN ज्वाइन करते हैं। और जब वो अपने छोटे भाई को स्पॉन्सर करने जाते हैं तो उसकी उम्र कुछ कम रह जाती है, 18 साल होने में। तो उनके दोस्त को पहले स्पॉन्सर कर दिया जाता है और वो दोस्त पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने कैरियर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं नौकरी की तलाश में। कुछ जगह पे बहुत ही अच्छी नौकरी भी करते हैं और चूंकि वो एक बहुत ही मेधावी छात्र भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें अनुशंसा पत्र भी मिल चुका होता है स्काउट के अंदर में, तो उन्हें नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। पढ़ लिख के वो अपने लिए नौकरी तलाश करते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं। और इस बीच जो दूसरा दोस्त है जो इनके नीचे बाद में ज्वाइन होता है, ये दोस्त यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता है, ये DXN कर रहा होता है। तो इस बीच जब कुछ दिनों के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है तो ये इनको बताता है, जो दोस्त DXN कर रहा था, कि यार यहाँ पे क्वालिफाइंग पीवी तू कर ले, तेरे नीचे इतनी बड़ी टीम खड़ी हो रही है, तुझे बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। और वहां पे इन्होंने क्वालिफाइंग पीवी कंप्लीट किया और दोस्तों पहले महीने ही लगभग 36,000 रुपए बोनस आते हैं। और इनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है कि मैं कई जगह पे नौकरी कर चुका हूँ, वहां तरक्की मिलना कितना मुश्किल है, वहां पे सैलरी बढ़ना कितना मुश्किल है, और एक ऐसी जगह जहां पे मैंने आज तक कुछ किया नहीं है, कुछ खास किया ही नहीं है, ऐसी जगह से मुझे इतना बड़ा बोनस 1 महीने में आ गया सिर्फ कुछ क्वालिफाइंग पीवी करके। तो इन्होंने फटाफट अपनी सारे काम धाम जो भी नौकरी वगैरह कर रहे थे उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद प्रण लेते हैं कि मैं फुल टाइम DXN बिजनेस को बिल्ड करूंगा। DXN बिजनेस की ही कमाई से टांडा में एक स्टॉक पॉइंट लेते हैं और फिर आने वाले समय में एक 2 तल्ला खूबसूरत सा मकान बनाते हैं टांडा के ही अंदर। और आज के डेट में सिर्फ अकेले नहीं बल्कि
कई सारे लोगों को डीएक्शन बिजनेस के माध्यम से सफलता की राह दिखा रहे हैं और आने वाले समय में ढेर सारे बड़े सपने लेकर, सिर्फ अपने नहीं, बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा लेकर डीएक्शन के मिशन में लगे हुए हैं। एक बहुत ही जबरदस्त, एनर्जेटिक, एकदम नौजवान यंग लीडर टांडा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आरिफ खान जी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आमंत्रित करूंगा मोहम्मद आरिफ खान जी। स्टार्ट करें आरिफ जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पर मुझे मौका देने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं सबसे पहले आरबीसी यूट्यूब चैनल के संस्थापक प्रोफेसर सर को मैं सैल्यूट करता हूं कि ये यूनिवर्सिटी जो बनाई है, जहां पर हम लोग लगातार सीख करके, कोई भी आदमी यूनिवर्सिटी में सीख करके लगातार आगे बढ़ सकता है। तो आज मैं अपनी स्टोरी में शेयर करूंगा, अपनी सक्सेस स्टोरी, कि मैं कैसे कैसे डीएक्शन में आया, क्या हुआ मेरे साथ। असल अभी तक जिंदगी में कोई नहीं जानता है, सिर्फ प्रदीप जी और मेरे अलावा, कि असल हुआ क्या था। मैं कभी डीएक्शन से भागा नहीं, मैं डीएक्शन से कभी पीछे नहीं हटा। मैं अपना स्टोरी सुनाना शुरू करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और मैं टांडा का रहने वाला हूं। और मेरी स्टोरी शुरू होती है सन 2004 से। सन 2004, आप लोग कहेंगे इतना, सन 2004 में प्रदीप जी तो आए भाई 2005-6 में, आप 4 कैसे कह रहे हैं। दरअसल मेरी और अमरदीप की जो दोस्ती हुई, शुरुआत तो भाई दोस्ती से ही होती है ना भाई। तो मेरी दोस्ती हुई अमरदीप से सन 2004 में। मैं अमरदीप से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट था, अमरदीप भी बायो का स्टूडेंट था। तो हम लोग आते हैं और पढ़ाई एक साथ करते हैं। तो हम लोग वहीं पर डिस्कशन करते हैं, यार देखो हम लोग तो स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छा फ्यूचर कैसे पाएं। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त और हुआ करता था, जिनका नाम है डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता। अभी प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर हैं। डॉक्टर राघवेंद्र गुप्ता, अमरदीप और मैं तीनों ने एक चीज ये डिसाइड किया कि हम लोग आपस में मिल करके ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करेंगे। एक किताब तुम खरीद लो, एक किताब मैं खरीद लूंगा और एक किताब डॉक्टर राघवेंद्र जी खरीद लेंगे। ऐसे मिल करके हम लोग आपस में पढ़ाई करेंगे। जब हम लोग किताब बुक्स लेकर आते थे वहां पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ाई करते थे। मेरे फादर जो है वो मेरे रियल हीरो हैं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े हीरो मेरे फादर हैं। मैं अपने फादर को आज भी नमन करता हूं, आज भी सैल्यूट करता हूं। मेरे फादर ने 0 से हीरो तक का सफर तय किया था। बहुत ही कम उम्र में छोटी सी दुकान मेरे फादर ने खोली और सिनेमा हॉल तक चलाने का सफर मेरे फादर ने तय किया। हम लोग 4 भाई हैं और एक बहन थी हमारी। उस दौरान 2004 में हम लोग की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत अच्छे से हम लोग का कट रहा था, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। हमारे यहाँ पहले वीसीआर, अपने सब लोग जानते होंगे, वीसीआर और कैसेट चलती थी। तो पहले हमारे फादर ने छोटी सी रेडियो टीवी की दुकान खोली। रेडियो टीवी की दुकान खोलने के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद रेडियो टीवी के बाद आया वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट के बाद उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने टूरिंग टाकीज खोली। टूरिंग टाकीज खोलने के बाद मेरे फादर, हम लोग का घर में अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कर दिखाने की जुनून था, कुछ कर दिखाना चाहता था। मैं बचपन से ये मेरा ख्वाहिश थी कि मैं इस धरती पे कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं आम उन लड़कों जैसा नहीं हूं, मैं कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूं इस धरती पर। तो उसी दौरान मैं स्काउटिंग करता हूं और स्काउटिंग सन 2002 में मुझे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय विष्णुकांत शास्त्री से राज्यपाल पुरस्कार मिलता है। अपने जनपद में पहला राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कार ने अचीव किया। इसके बाद हमारे जनपद में बच्चों में किसी ने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं अचीव किया था। मेरा अगला टारगेट था कि मुझे इस जनपद में सबसे पहला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट बनना है। मैंने फिर मेहनत किया और पूरे प्रदेश लेवल पे इसका एग्जाम होता था, एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और अंबेडकर नगर में पहली बार 9 बच्चों ने राष्ट्रपति पुरस्कार अचीव किया। वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों से जब मुझे मिला तो मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब अब्दुल कलाम जी हम लोग को विज्ञान भवन में हम लोग को ये सम्मान दे रहे थे, क्योंकि
इकट्ठा इकट्ठा स्टेट वाइज मिल रहा था, तो सबको वो पुरस्कार उनके हाथ से नहीं मिल पाया था। तो स्टेट वाइज अवार्ड मिला, उसके बाद हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हमको राष्ट्रपति अवार्ड का सम्मान पत्र हमको मिल रहा था। अब तो मेरी नौकरी पक्की है, क्योंकि जो भी आदमी राष्ट्रपति पुरस्कार अचीव कर लेता है तो हर रेलवे डिपार्टमेंट में 2% स्काउट गाइड कोटा निकलता था। वहां पर मेरी नौकरी, मैं इस जानता था मेरी नौकरी पक्की है। मेरे अंदर और जोश जुनून लगातार और बढ़ गया कि यार अब तो नौकरी पक्की हो गई यार, अब मैंने राष्ट्रपति अवार्ड और मुझे 15 नंबर का वेटेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आज कल बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट था। मैं एकदम और भी खुश हो गया। बस फिर उसके बाद क्या था, सन 2004 में मेरी मुलाकात जब अमरदीप से होती तो हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं, बायो का बुक्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम लोग का टारगेट ये था कि हम लोग को आगे चल करके डॉक्टर बनना है। हम लोग का ड्रीम सेट था। हम लोग को इसी तरीके से हम लोग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ते। और मैं जब भी आता था उसी दौरान जब मैं अमरदीप के ऑफिस वहाँ पीसीयू पे गया, वहाँ अमरदीप एक पीसीयू पे रहता था। जब उसने मुझसे कहा कि यार ऐसा है तुम मेरे यहाँ आना, मैं पीसीयू पे रहता हूँ। मैंने पीसीयू पे कहा, बोला कि घंटा घर के पास पीसीयू है, छोटा सा पीसीयू है, वहां पर रहता था। तो मैं वहां पर गया और हम लोग दोस्त थे, हम लोग वहां पर एंजॉय पढ़ाई करते थे, सामने समोसे की दुकान समोसा खाते थे और पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते उनके जो बड़े भैया हैं मिस्टर प्रदीप कुमार माझी जी, मैं उनको सत नमन करता हूँ, प्रदीप सर को, जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ करके मुझे टॉप तक पहुंचाया। मैं अपने गुरु को, मैं अभी धीमे धीमे सभी गुरुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया। तो वहां मैं प्रदीप कुमार माझी सर को देखा। मैं प्रदीप कुमार माझी सर का वो दौर जानता हूं जब मैं प्रदीप सर को मैं देखता था कि प्रदीप सर आईटीसी कंपनी में काम करते थे और बहुत मेहनत करते थे। हम लोग आते थे, पढ़ाई करते थे, और जब छत पर ऊपर सबसे टॉप पर जाते, छत पर पढ़ाई करते थे, तो प्रदीप सर आते थे मोटा मोटा किताब ले, वो कॉपी लेकर के हिसाब किताब मेंटेन करते थे। मैंने कहा यार नौकरी मतलब दिन भर काम करो, उसके बाद रात को आकर के फिर काम करो, ये कौन सी नौकरी यार, ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। क्योंकि ये पेट हम लोग का भरा होता था, क्योंकि फादर हम लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा था, अमरदीप के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा लेकिन तकलीफ होती थी कि यार मेरा दोस्त के भाई, लेकिन क्या कर सकते थे। फिर भी कैसे कैसे चलता था कहानी। और फिर जब मैं भाभी को देखता था तो लोग तरह तरह की बातें भाभी के बारे में करते थे, उनको बच्चे नहीं होते थे तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। अमरदीप भी बहुत परेशान रहता था, यार क्या करे, बहुत परेशान रहता था। और कभी कभी मुझे भी आंसू आ जाता था यार भाभी को तकलीफ वो देख करके, क्योंकि परेशानी इस तरीके की थी। भैया 2000-3000 की नौकरी करते थे और राधिका गुप्ता जी का जो इंजेक्शन लगता था वो बहुत महंगा हुआ करता था, तो कहां कहां से एडजस्टमेंट करते थे, मुझे हम लोग खुद बहुत टेंशन हो जाता था। लेकिन फिर ईश्वर ने एक माध्यम भेजा, राजेश भैया को। मैं राजेश भैया को भी, हमारे अपलाइन हैं, उनको भी सत नमन करता हूँ। राजेश भैया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो उनको डीएक्शन का इंफॉर्मेशन मिला। जब उनको डीएक्शन का इंफॉर्मेशन मिला तो भैया से उन्होंने बताया कि भैया एक दवाई है उसको कर लीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो डीएक्शन का बिजनेस है ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन। जो आप जैसा डुप्लीकेट करेंगे वही चीज डुप्लीकेट होगी। अभी हम सिस्टम की बात आगे करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ये दवाई, उनको भी जानने बहुत दवाई क्योंकि उनको भी दवाई बताई गई थी, तो उन्होंने भी भैया इसका बहुत अच्छी दवाई है। तो भैया ने कहा, क्योंकि भैया बहुत परेशान थे, उनको अल्टीमेट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अल्टीमेट ये सोल्यूशन उनको मिला कि उन्होंने देना शुरू किया और बहुत ही जल्द एक बच्ची, प्यारी सी फूल सी बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम दीपिका रखा जाता है। क्योंकि प्रदीप भैया के जिंदगी में वो बच्ची एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी लेकर आई थी, इसलिए उसका नाम दीपिका रखा गया। हम लोग बहुत खुश थे कि यार भैया के घर में एक खुशी आई हुई है। तो जब एक खुशी थी, साथ साथ उसके पहले ही भैया को जब डीएक्शन से एक बेनिफिट हुआ तो भैया डीएक्शन के बारे में बताने लगे। उनको जुनून से जब भी काम पे निकलते थे डीएक्शन के बारे में बात करते रहते थे, डीएक्शन के बारे में हर जगह बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा आरिफ यार एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा कमाया सकता है। मैंने कहा पैसा कमाया सकता है? चूंकि मेरा बहुत बड़ा, मैं पैसे के लिए ही काम करता था, मुझे पैसा चाहिए था।
तो मैंने जब सुना पैसा इसमें भी कमाया जाता है, क्योंकि भाई एक नौजवान जो नई उम्र का आदमी लड़का है, आज के यंग जनरेशन है, उसको पैसा चाहिए, वो पैसा के लिए काम करता है, मुझे उसको पैसा चाहिए होता है, क्योंकि वो उसको नहीं मतलब, क्योंकि उसको हेल्थ हट्टा कट्टा होता है। और तो मैंने कहा यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे कमाना, पैसा कमाना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा भैया इसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐसा है आपको अपना वोटर ID कार्ड की फोटोकॉपी दे दीजिए, 2 फोटो दे दीजिए और 500 रुपया लगता है। मैंने कहा 500 रुपया, क्योंकि मैं अपने पापा से तो मांग नहीं सकता था, क्योंकि कोई नया बिजनेस हम करेंगे तो अपने पापा से कहेंगे बिजनेस करने जा रहे हैं, तो पापा डांटते, क्योंकि पढ़ने की उम्र थी, क्योंकि हम लोग का टारगेट था डॉक्टर बनने का, तो हम बीच में कुछ सोच नहीं सकते थे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं रुकिए, मैं पैसे का व्यवस्था करके लेकर आता हूँ। मैं तुरंत भागते हुए गया अपने बड़े भाई के पास। मेरे बड़े भाई का नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैं अपने बड़े भाई को सैल्यूट करता हूं कि जैसे मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि भाईजान मैंने आज एक बिजनेस देखा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा मैं कमाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या करना होगा। मैंने कहा भाईजान करना यही है कि 500 रुपये में फीस लगती है, जिसमें आपको एक फाइल मिलेगी, वो सारा पैसा मतलब कंपनी में आपको पैसा फाइल मिलेगा, कार्ड मिलेगा, सबको पैसा आपको हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैं ठीक है ओके डन, तुमको बिजनेस करना है। उन्होंने कहा ठीक डन, ये लो 500 रुपया निकाला और मुझे दिया। वो 500 रुपए, अगर वो 500 रुपए उस दिन वो ना देते तो शायद मैं डीएक्शन ज्वाइन नहीं कर पाता। मैं आज भी मुझे अपने भाई का वो 500 रुपया, आज भी वो 500 मुझे याद है कि मेरा भाई एक रुपया का हिसाब रखता था, एक रुपए इकट्ठा करता था, एक रुपए, क्योंकि हम लोग को जो खर्चे के लिए पैसा मिलता था 1 रुपया 2 रुपया, उसी में से वो काट काट के 1 रुपया रखते थे मेरे भाई साहब। तो उन्होंने मुझे 500 की नोट को निकाल के दिया, क्या ये ले जाओ। और मैं भैया के पास आया, मैंने कहा अगले दिन नेक्स्ट दिन मैं भैया के पास आया और मैंने कहा भैया ये बिजनेस शुरू करते हैं। तो भैया मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाए और हम लोग पहुंच गए अकबरपुर। श्री फूलचंद यादव जी, द फादर ऑफ स्टॉकिस्ट, अंबेडकर नगर, इनके स्टॉक पॉइंट पर हम लोग गए और सर के यहाँ मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बहुत खुश कि यार अब तो पैसा आएगा, 100% आएगा, क्योंकि मुझे अपने भाई से भी ज्यादा मानने वाले प्रदीप सर, जिन्होंने मुझे अपने भाई से, अपने सगा भाई की तरह प्यार किया है, उन्होंने मुझसे कहा कि यार अब आरिफ करना क्या होगा, देखो तुम्हें लोगों से बात करना होगा। अपनी टीम में डुप्लीकेशन, यहीं से डुप्लीकेशन शुरू होता है। उन्होंने कहा कि आपको अपने फ्रंट में लोगों को ज्वाइन कराना होगा। मैंने कहा ठीक है। अमरदीप से मेरी बात हुई, क्या देख जब भी तेरी ज्वाइनिंग होगी तो तू मेरे नीचे करेगा। मैं तो बात हो रही थी, तो इत्तेफाक से क्या हुआ, जिस दिन अमरदीप का फॉर्म भरा जा रहा था, मैं भी उसी दिन स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच गया। 1 महीने के बाद स्टार्ट पॉइंट पहुंचता हूं, भैया सारा फॉर्म भर चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि यार आरिफ देख, क्योंकि सिस्टम का इंफॉर्मेशन भैया ने इससे पहले भी परसों भी कहा है, क्योंकि उस समय भैया को सिस्टम की जानकारी नहीं थी, भैया को सिस्टम नहीं मालूम था कि इसका सिस्टम क्या है। तो भैया ने कहा देख आरिफ, तुम लोग दोस्त हो, तुम लोग एक साथ पढ़ रहे हो, इसकी ज्वाइनिंग मैं तुम्हारे नीचे कर दे रहा हूं। तो उन्होंने, भैया ने क्या किया, स्पॉन्सरशिप में मेरा नाम डाल दिया। क्या किया भैया ने, स्पॉन्सरशिप में मेरा नाम डाल दिया। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। स्पॉन्सरशिप में अगर एक बार नाम आपका पड़ गया और नेट पे चढ़ गया तो वो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। मैंने डीएक्शन को नहीं चुना, डीएक्शन ने मुझे चुन लिया। डीएक्शन से जिस दिन मेरी आईडी बनी, मैं अपने आप को लकी शख्स मानता हूं। डीएक्शन में मैं डीएक्शन में बहुत ही लकी पर्सन था। तो भैया ने मेरे साथ काम करना शुरू किया। हम लोग दिन रात भैया के साथ बैठ करके मैं निकलता था। उसी दौरान टांडा में स्टॉक पॉइंट पास होता है, मेरा उत्साह और जबरदस्त बढ़ जाता है। मैं तुरंत, भैया ने कहा कि अब देखो आप अपना लाइन और बढ़ाइए भाई, देखिए अगला आपका स्टेप है, आपको स्टार रूबी बनना है। स्टार आपको, आपका टीम बढ़ रहा है, आपकी टीम का साइज बढ़ रहा है, कि अमरदीप के नीचे काम करना शुरू हो गया था। अभी आपको स्टार रूबी बनना है, क्योंकि आपके फ्रंट में 3 लोग होंगे, 3 लोग स्टार हो जाएंगे, तभी आप स्टार रूबी बन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर मैं अपने रिलेशन डेट में जाता हूँ, अपने दोस्त यारों के पास जाता हूँ, उनको इसके बारे में बताता हूँ, आरजीजीएल के बारे में, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा अस्थमा के विषय में बताता हूँ, 365 जड़ी बूटियों के विषय में बताता हूँ। तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब भाई तू डॉक्टर कब से हो गया भाई, तू तो डॉक्टर की पढ़ाई करते करते डॉक्टर कैसे बन गया। मैं कोई जवाब नहीं देता था उसको। मैंने कहा मेरे पास ऐसा चीज मिल गया है, मुझे ऐसा चीज मिल गया है
जो वाकई में मेरी जिंदगी बदल देता है। तो इस तरीके से हम लोग लगातार लगे रहे। मुझे एक ऐसा बंदा मिला, मेरे रिलेटिव में है, मेरे फुफ्फू के लड़के हैं, अकरम खान साहब जी हैं। अकरम खान 1.5 पैर का शख्स है, 1.5 पैर का। वो मैं भी उसके बारे में बताता हूँ यार, एक बिजनेस मैंने किया है, इसमें बहुत पैसा है। उसने कहा पैसा कैसे आता है, मैंने उसको ये बताया कि अगर हम लोग 6 लोग को ज्वाइन करा देंगे अपने फ्रंट में, अगर वो स्टार में डायमंड बन जाएंगे, और डायमंड बनते ही हम लोग का किस्मत बदल जाएगा, क्योंकि जो बीज पड़ा था वो डायमंड का पड़ा था। तो उसने कहा ठीक है, डन। तो अगले दिन जब हम अगले 2-3-4 दिन बाद ऑफिस का उद्घाटन होता है, टांडा का ऑफिस का उद्घाटन होता है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं, भाई टांडा स्टॉक पॉइंट मीटिंग है, आप आइएगा। वो वहां से धमरुआ से साइकिल चलाते हुए एक आदमी को और बैठा करके, वो तो खुद आया है, अपने साथ एक लोग को बैठाकर और लेकर आए। अब सोचिए, हमारे यहां से करीब 32-35 किलोमीटर धमरुआ बाजार है, वहां से वो शख्स साइकिल चलाकर आता है, 1.5 पैर का, यानी 1 पैर से विकलांग आदमी। वो आता है, उसको भी उसने वहां ज्वाइनिंग करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन होता है, हम लोग फिर आप काम लेते हैं। मेरा 3rd लाइन था हिमांशु जायसवाल, वो भी मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी ज्वाइनिंग हम लोग कराते हैं, क्योंकि भैया ने कहा था अभी 3 लोग आपका स्टार रूबी होने के लिए 3 लोग का जरूरत है। मैंने कहा ठीक है भैया, ये हम लोग करते हैं। भैया मेरे साथ लग गए, मेरे साथ काम किया, भैया मेरे साथ लगे रहे। उसके बाद उस दौरान क्या होता है, मेरे ताकीद जो होती है, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त एक ऐसा करवट लेता है, क्योंकि जो जितना भी पैसा मुझे आता था बिजनेस से, वो पैसे का मैं प्रोडक्ट खरीद लेता था। उस पैसे का मैं क्या करता था, प्रोडक्ट खरीद लेता था। जो थोड़ा बड़ा पैसा बचता था उससे अपना पॉकेट मनी यूज करता था। मैं घर से पैसा नहीं लेता था, मैं डीएक्शन के जो पैसा बचता था पहले अपना पीवी मेंटेन करता था। मैं कहीं बेचने तो जाता नहीं था, साफ सी बात जानिए। मैं आज जो भी आरबीसी चैनल पे कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं कहीं प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता था। मैं जो पीवी करना होता था, हम अमरदीप भी सेम वही चीज डुप्लीकेट हो रहा था। अमरदीप भी हम लोग ऑफिस में बैठ करके हम लोग प्रोडक्ट बेचने, हम लोग 800 पीवी मेंटेन करते थे। तो अपनी टीम में भी हम लोग को सिखाते थे कि भाई देखिए ये काम करना है, पीवी अपना मेंटेन करना है और इसको यही करना है। और फिर धीमे धीमे भैया ने कहा नहीं, ये गलत चीज है, आप इसको खाइए मत, इसको निकालिए भी, जब निकालेंगे तभी पैसा आएगा। तो भी हम लोग उतना एक्सपीरियंस हमको नहीं था, हम उम्र कम थी। हम लोग जब जिसके पास जाते थे वो लोग कहते थे ये देखा भैया, ये अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई छोड़ के राष्ट्रपति पुरस्कार पाई के ये चल रहे हैं गली गली डॉक्टर बन करके, शुगर ब्लड प्रेशर कैंसर सही करेंगे ये लोग, क्योंकि उतना इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं होता है प्रोडक्ट के विषय में। फिर भी काम आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। इसी दौरान क्या होता है, मेरी टाकीज शटडाउन बंद होती है, क्योंकि लगभग सभी जहां पर टाकीज बंद हो रहे थे पूरे हर जगह पर, क्योंकि वक्त बदल रहा था। क्योंकि अभी मोबाइल क्रांति आ चुकी थी, लोग अपने मोबाइल पे वीडियो फिल्म्स देखना शुरू हुए थे, तो टाकीज हर जगह बंद होना शुरू की। हमारे घर में ऐसी कंडीशन आ गई कि एक वक्त खाना बनता था और हम लोग 2 टाइम खाना खाते थे, क्योंकि फादर के पास, भाई किसी कोई भी आदमी हो जिसके पास बेहिसाब पैसा आ रहा हो और एक बैच आते आते बंद हो जाए, तो वो आदमी का दिमाग, क्योंकि पैसे से आदमी का दिमाग बहुत ज्यादा होता है, और पैसा आना बंद हो जाए तो आपका हाथ पैर भी काम करना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से घर में परेशानी आना शुरू हो गई। हम लोग के घर में 1 टाइम खाना बनता था, हम लोग 2 टाइम, वो भी ऐसा खाना बनता था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या चीज बनती थी हमारे घर में। हम लोग 1 टाइम खाना बनता था, 2 टाइम लोग खाते थे उसको, लेकिन किसी सामने कहने नहीं जाते थे कि हम लोग को ये तकलीफ है, ये परेशानी है। खुशी खुशी सब हम लोग ये चीज बिता रहे थे। लेकिन मुझे ये था कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट पैसा आ रहा था, लेकिन जितना मैं चाह रहा था उतना नहीं आ रहा था, और जो पैसा आ रहा था उसका मैं प्रोडक्ट लेके डंप कर रहा था। मैं 11 महीने तक स्टॉक पॉइंट पे प्रोडक्ट कटा के स्टॉक पॉइंट पे पड़ा रहता था। 11 महीने का प्रोडक्ट इकट्ठा होता रहता था। उसी दौरान क्या होता है कि मैं भी स्टॉक पॉइंट पे, हम लोग आते थे, मध्य बैठ के बात करते थे, पूरा महीना पास आउट करते थे, बिताते थे। 1 दिन गया, 2 दिन गया, महीना गया, बिताते थे। स्टॉक पॉइंट पे जाकर हम लोग समोसे खाते थे और वहीं बिताते थे, क्योंकि हम लोग को इसका इतना ज्यादा नहीं मालूम था कि कैसे और क्या कर किया जाता है, क्योंकि कोई कान पकड़ने वाला नहीं था।
भाई क्योंकि सिस्टम का उतना इन्फॉर्मेशन हमें नहीं था। फिर हम लोग आगे धीमे धीमे कहानी बढ़ती, जब सब कुछ हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि फैमिली से प्रेशर होता। मेरे पापा मेरे ऊपर नाराज हो जाते थे कि तू क्या फालतू काम कर रहा है, तेरे को मेडिकल की तैयारी करना है, तो इसको करना तुम्हें है। फिर मुझे मेरी फैमिली में इतना क्राइसिस रहता है, फिर भी मेरे फादर मुझे सीपीएमटी की तैयारी करने के लिए लखनऊ भेजते हैं। 1 साल मैं सीपीएमटी की तैयारी करता हूँ और देन मेरा सिलेक्शन भी होता है, मैं सीपीएमटी का एग्जाम देता हूँ, मेरा बीएचएमएस में सिलेक्शन भी होता है। लेकिन फैमिली कंडीशन इतनी बुरी होती है कि मैं जानबूझ करके मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैंने कहा एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, तो 4-5 साल की फीस देना बड़ी बात है। वो फीस कहाँ से आएगी, क्योंकि मुझे सामने में दिखाई पड़ा था कि अभी हम लोग के घर में इतनी जिम्मेदारियां हैं। मेरे फादर ने अपनी 7 बहनों की शादी बड़े धूमधाम से किया, लेकिन जब हम लोग की शादी करने का टाइम आया, अभी हमारे घर में एक बहन थी, सामने बहन थी, एक ही बहन हमारी थी, और हम लोग भाइयों के घर में इतनी क्राइसिस तंगी थी कि मेरे भाई को अपना सब कुछ छोड़ के कबाड़ का काम करना पड़ा। कबाड़ी जो होता है ना, कबाड़ी काम, इतना घर में क्राइसिस का तंगी आने लगी। फिर भी क्योंकि पैसा कैसे आएगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, डीएक्शन में पैसा आ रहा था, लेकिन ज्यादा पैसा कैसे आएगा, जो पैसा आ रहा था वो पैसा का मैं सही यूटिलाइज नहीं कर रहा था। मैं पीवी कटवाता था, बस पीवी मेंटेन हो गई, जो पैसा थोड़ा बड़ा आया था उससे कर लेता, लेकिन हमें पैसा चाहिए था। तो मैंने जब सीपीएमटी में हुआ, मैंने उसको क्विट किया, तो फिर मुझे जाना पड़ा दिल्ली मुझे जाना पड़ा। दिल्ली में क्योंकि मेरे मामा ने कहा तुम चले आओ, यहाँ पर चले आओ, यहाँ मैं तुम्हारा एडमिशन जामिया में करवा देता हूँ। जामिया में एडमिशन के लिए मैं वहां पर चला गया। जामिया एडमिशन, मैंने कहा वहां पे अगर एडमिशन हो जाता है तो सबसे ज्यादा बेहतर है, तो वहां मैं गया, लेकिन वहां एडमिशन नहीं होता मेरा जामिया के अंदर, क्योंकि वहां मैं हिंदी मीडियम से था, वहां टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर होता है, तो मेरा वहां भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि भाई पेपर मैंने देखा तो मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि ये तो सब इंग्लिश में है, और यहाँ मैं हिंदी बोर्ड से पढ़ के गया था, वहां पर पेपर सारा देखा तो इंग्लिश मीडियम का था, मेरा और चक्कर आ गया। देन यहाँ पर मैं कर ही रहा था, तो यहाँ पर इसी दौरान क्या होता है, फिर मैं वापस आ जाता हूँ दिल्ली से। फिर यहाँ पर फिर से हिमांशु साथ हम लोग काम करते हैं। भैया कहते हैं भाई तू यहीं पर काम कर और आगे इस काम को बढ़ाओ। फिर हम लोग और फिर मेहनत करते हैं। फिर स्टॉक पॉइंट सुल्तानपुर खुलता है, सुल्तानपुर में हिमांशु के नीचे एक स्टॉक पॉइंट ओपन होता है। स्टॉक पॉइंट फिर धमरुआ में एक स्टॉक पॉइंट, टांडा में एक स्टॉक पॉइंट था, ये स्टॉक पॉइंट। धीमे धीमे कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन मुसीबत, कहते हैं जब मुसीबत आना शुरू करती है तो चारों तरफ से आती है। हमारे फैमिली की हालत और बद से बदतर होने लगी। हमारे फादर शुगर डायबिटीज के पेशेंट हो गए, और मैंने अपना प्रोडक्ट देना शुरू किया, लेकिन क्योंकि पैसा नहीं आता था तो कोई भी फादर है उसे बिलीव नहीं करेगा। अगर फैमिली में पैसा आप घर पे नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कोई भी आदमी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आप घर में पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कमा तो रहे हैं, वो देख रहे थे पैसा है, लेकिन वो उसी पैसे को उठा के प्रोडक्ट खरीद लेता है। जितना पैसा आता था मैं प्रोडक्ट खरीद लेता था, उस पैसे का जो पैसा थोड़ा मोड़ा बचता था उसे पॉकेट मनी और ये सब चीजें करता था। मैं चला गया। फिर उसके बाद दिल्ली में मैंने सिलाई के मशीन में काम किया। सिलाई मशीन पर मैं सिलाई का भी काम मैंने किया है। वहां मेरे मामा का सिलाई का फैक्ट्री था, वहां पर मैंने सिलाई काम किया। मेरे मामा ने कहा कि ऐसा है तुम सिलाई का काम करो और तुम्हारी अलग फैक्ट्री में डाल देता हूँ। सिलाई की फैक्ट्री मुझे अलग कर दिया। 3 मंजिला पर मुझे कपड़े का गट्ठर ढोना पड़ता था। जब कपड़े का गट्ठर धोना पड़ता था, मुझे लगा यार मैं जो डीएक्शन कर रहा था वहीं से सबसे अच्छा पैसा मुझे आ रहा था, मैं वहां भी कर रहा था, लेकिन डीएक्शन मुझे बुला रहा था। मुझे डीएक्शन की तरफ ही जाना था। डीएक्शन मुझे बार बार प्रेस कर रहा था कि मुझे डीएक्शन ही करना। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। जब मैं सिलाई काम करता था तो पैसा वहां भी आ रहा था, ऐसा नहीं वहां पैसा भी नहीं आ रहा था, पैसा वहां भी आ रहा था, लेकिन मुझे डीएक्शन बुला रहा था, वापस अपनी तरफ खींच रहा था। फिर वहां पर ऐसा होता है कि मैं वहां से वापस फिर आता हूं, फिर वहां से मैं फिर दिल्ली से फिर वापस आता हूं। वहां पर तभी कंपनी से खाते से कंपनी एक अकाउंट खुलवाती सबका, आईसीआई, वो सबको याद होगा जो लोग पुराने टाइम में थे। वहां आईसीआई बैंक में सबका अकाउंट खुला था, सबका पैसा आईसीआई बैंक में ट्रांसफर हो रहा था। तो मैं मेरा जो अकाउंट नंबर था वो भी 786 था। मेरा खाते का जो नंबर भी था वो भी 786 था। तो मेरे को और भी खुशी हुई कि यार देखो ईश्वर भी चाहता है कि मैं डीएक्शन ही करूं। ईश्वर भी कह रहा है कि तू डीएक्शन ही कर, तू इधर उधर क्यों भड़क रहा है।
लेकिन सिस्टम तरीका क्या, तरीका कैसे, मुझे पैसा कैसे आएगा ये नहीं मालूम था, क्योंकि उस टाइम किसी को भी यहाँ पर नहीं मालूम, सब भी उतने में खेल रहे थे, कूद रहे थे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में खेल रहे थे, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा था। फिर उसी दौरान मैंने काम करना शुरू किया। काम करते 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 मैं काम आगे बढ़ रहा था, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। 5वीं लाइन मेरा फ्रेंड नौशाद अली सिद्दीकी पे मैंने ज्वाइन कराई, उनको बिजनेस को ज्वाइन कराया। अख्तरुन्निसा एक हमारी बहुत अच्छी लेडी है, डायनिंग लेडी है, अख्तरुन्निसा की मैंने ज्वाइन करी। चौथा लाइन मेरी वो थी, अख्तरुन्निसा की लाइन थी, जिनको मैंने ज्वाइन कराया डीएक्सन बिजनेस को। अभी 4 लाइन हो गई थी। 20 जो था 6 लाइनों पर करने पर, 6 स्टार करने पर हम डायमंड हो जाते हैं। मुझे इतना मालूम था कि 6 लाइन करने पर, डायमंड होने के बाद जिंदगी सेट हो जाती है। 6 लाइन करने पर, बनाने पर, स्टार निकालने पर जिंदगी सेट हो जाती है। हम लोग खूब मेहनत करते थे, खूब मेहनत कर रहे थे। जबकि उसी दौरान क्या हुआ, प्रदीप सर, अमरदीप और टीम पर और मेरे साथ, क्योंकि वो मुझे अपने भाई से बढ़कर मानते थे, अपने भाई को जितना मानते थे उससे ज्यादा मुझे मानते थे। वो मेरे साथ लगातार काम करके, मेरे ना रहने पर भी वो मेरी टीम पर वर्कआउट करते थे, काम करते थे। मेरे से टीम अकरम खान के साथ, डॉक्टर रमेश खान साहब के साथ और वीसी विश्वास सर के साथ, सबके साथ वर्कआउट करते थे। और टीम के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के नीचे, क्यों, सिस्टम नहीं मालूम था, सिस्टम का इंफॉर्मेशन नहीं था, नहीं मालूम था सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या आता है, पैसा कैसे आता है, नहीं मालूम था। एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, वही काम मैं भी कर रहा था। एक के नीचे मैं भी ज्वाइनिंग कर रहा था, एक के नीचे एक, वही से डुप्लीकेट था। मैं भी वही लोग को ही सिखाया था। जब आपका 6 पूरा हो जाए तो उसके नीचे उसके आपकी पीवी पूरी हो जाए तो उसकी पीवी पूरी करवा दो, उसकी पीवी पूरी करवा दीजिए, यही चल रहा था। फिर क्या होता है, परिवार में क्राइसिस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी ये था ही तो और भी बुरी कंडीशन आती है। मेरी सिस्टर की शादी लग जाती है, उसमें अब शादी भाई करना तो पैसा चाहिए, तो अभी बहन की शादी भी करना है और सब कुछ करना है, तो पैसा और चाहिए था। तो मैंने भैया से कहा कि भैया मुझे और पैसा चाहिए, तो बोला भैया बोला और काम करना है। लेकिन मैं कंडीशन देख रहा था, भैया को भी पैसा नहीं आ रहा था, भैया को भी उतना पैसा जितना चाहिए था उतना पैसा नहीं आ रहा था। भैया भी एकदम तंगी आ गए थे, टांडा का स्टॉक पॉइंट बंद हो चुका था। जिस दौरान की मैं बात कर रहा हूं, टांडा का स्टॉक पॉइंट उधारी, सिस्टम नहीं मालूम था, इतना उधार हो गया कि टांडा का स्टॉक पॉइंट बंद हो गया। जब स्टॉक पॉइंट बंद हो जाता है तो, क्योंकि भाई मैं तो मुझे पैसा आ रहा था, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की थी कि यार पैसा नहीं आ रहा है, भैया को भी पैसा कम आ रहा थी, भैया पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, मेरे पर जिम्मेदारी बहुत थी। तो मैंने एक डिसीजन और फिर लिया। मैंने कहा भैया 2 भाई आप हैं, 1 भाई मैं, 3 भाई हम हैं, टेंशन मत लीजिएगा आप। ये मेरा एटीएम कार्ड रखिए, मैंने अपना आईसीआई का जो एटीएम कार्ड था, मैंने कहा ये एटीएम कार्ड रखिए, इसका जो पीवी मेंटेन करने का काम है आप कीजिए, जो पैसा आएगा वो भी आप रखिएगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं तब तक नौकरी करके भी तब तक डीएक्सन सिस्टम और बड़ा होता रहेगा। मैंने वो भी काम किया, वो भी नहीं करना चाहिए था, सिस्टम नहीं मालूम था, वो किया। मैं चला गया आगरा पहुंचता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आगरा जाने के बाद बैठ गया, आगरा में भी मैं लोग को डीएक्सन के बारे में बताना शुरू किया। वहां पर भी मेरी 1-2 ज्वाइनिंग हुई वहां, लेकिन मैं नीचे के नीचे किया, मैंने अपने फ्रंट पे नहीं किया, नीचे के नीचे किया। देन आगरा में 1 साल रहा, आगरा मैंने काम किया। आगरा करने के बाद काम जब वहां पर किया तो फिर मुझे वहां से मेरा काम लोग देख के कहते थे ये आदमी है या 1 मैन आर्मी। मैं जिस काम करता था बहुत शिद्दत से करता था, मैं किसी काम से भागता नहीं हूं, ना मैं डीएक्सन से भाग रहा था, बल्कि वो हालात थे, वो मजबूरी थी, भैया के सामने वो हालात थे, वो मजबूरी थी, सिस्टम नहीं मालूम था। सिस्टम, आज मैं सिस्टम की बात मैंने कहा ना, मैं आखिरी करूंगा सिस्टम। फिर मुझे इस सब चीज की इंफॉर्मेशन नहीं था, कोई जानकारी ही नहीं थी कैसे आगे क्या करना है, डायमंड के आगे कैसे क्या करना है। मैंने डायमंड थे, मैं स्टार रूबी क्वालिफाई हो गया था। मुझे जब मैं स्टार रूबी क्वालिफाई हुआ उस समय मुझे 22,000 रुपए मेरा बोनस आया, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए जी, 22,000 में 10,500 उसका बोनस था। और स्टार रूबी होने पर, क्योंकि सिस्टम का इंफॉर्मेशन मुझे नहीं था, मेरे फ्रेंड ने कहा कि ऐसा है देख भाई तेरे पास ये तुमको मिला हुआ है, स्टार रूबी का बोनस मिला हुआ है, हैंडफोन इंसेंटिव मिला हुआ है, इसको तुम इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा इन्वेस्ट, भाई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। उसने कहा एनटीपीसी में इन्वेस्ट कर दो।
मैंने कहा ठीक है भाई, एनटीपीसी का शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो भाई। उसको भी लगा दिया, उसने इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा खा गया। मैंने कहा भाई चल ठीक है, चल ठीक, कोई बात नहीं, आप तू बिजनेस पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसका कोई बिल वाउचर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, वही पैसा मेरा हैंडफोन इंसेंटिव का चला गया। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। मैं राजस्थान चले जाता हूँ, क्योंकि एटीएम कार्ड मैंने दिया था, मैं राजस्थान में जाकर काम करना शुरू करता हूँ। वहां मैंने अपना टीम जो है नौशाद अली सिद्दीकी, उसके नीचे मैंने टीम बिल्ड करना शुरू किया। वहां मैंने काम करना शुरू किया। वहां मेरी मुलाकात डॉक्टर उमा गुप्ता जी से होती है। मैं उनके स्टॉक पॉइंट पे जाता था, और उस समय जयपुर के अंदर जो स्टॉक पॉइंट होता था वो क्रिस्टल मॉल के अंदर होते थे। वहां क्रिस्टल मॉल के अंदर वहां ऑफिस थी, तो मैं वहां पर लोग को जाता था, वहां पर क्रिस्टल मॉल के दिखाता, देखो मेरा हमारी ऑफिस इतनी शानदार जगह पर है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसको खाने से शुगर सही होता है, ब्लड प्रेशर सही होता है, कैंसर सही होता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें होती थी। तो हम लोग कैंसर पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करते थे, कैंसर के बारे में बताते थे कि कैसे कैसे कैंसर सही होता है, इसका रिसर्च पेपर है, ज्ञानरमा ऐसे काम करता है। हमने उसको बताना शुरू किया। तो हम लोग वहां भी ट्रीटमेंट, मतलब वो भी हम लोग ट्रीटमेंट ही एक तरीके से करते थे। वहां भी कैंसर पकड़ना, शुगर पेशेंट पकड़ना, गठिया पेशेंट पकड़ना, ये हमारा, हम लोग इसी तरीके से बिजनेस करते थे, जो मेरा सिर्फ पैटर्न था। तो ऐसे इस तरीके से काम बातचीत करता गया। एक दिन मैं अपने नेट पे बैठा हुआ था, मैंने देखा कि यार मेरा टीम में एक आदमी डायमंड हो गया, मेरा फ्रेंड अमरदीप डायमंड हो गया। और जब डायमंड होने के बाद मेरे टीम में एक और डायमंड हो गया, अकरम खान भी वो भी डायमंड बन गया। अभी भैया जो थे हमारे, वो ESD हो गए, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। मैंने वहां देखा यार, क्योंकि कुछ गलती हुई थी वहां पर, वो डुप्लीकेट हुआ, क्योंकि जो डायमंड क्वालिफाई हुआ था वो, क्योंकि उनका भी एक स्टार बचा हुआ था, उस स्टार को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बल्क में परचेज करके रख दिया गया, और स्टार क्वालिफाई हो गया, और वो डायमंड हो गए। वो डायमंड हो गए। मेरी टीम में एक बंदा और स्टार हुआ, अकरम खान, वो, और फिर मैं स्टार भी था। फिर मैंने वहां पर देखा कि वहां पर जब मेरी टीम में दो डायमंड हो गए हैं, अभी था मुझे, मेरा जोश और बढ़ गया। अब तो टीम के अंदर डायमंड हो गए हैं, लेकिन सिस्टम क्या है ये नहीं मालूम था। असल चीज है, मुझे सिस्टम नहीं मालूम था, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का पावर क्या होता है, नहीं मालूम था। देन मुझे मेरा अमरदीप फोन करता है, यार देख मैं डायमंड हो गया हूं, वो भी डायमंड हो गया है, तो पीवी क्यों नहीं करता? मैंने कहा पीवी मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, क्योंकि पीवी भैया मेरी ऑलरेडी कर रहे थे, क्योंकि मैंने सब कुछ दे रखा था, मेरी टीम में काम हो रहा था। तो तू खुद क्यों नहीं कर रहा है? तू क्यों खुद नहीं कर रहा है? अपना एटीएम खुले और करना शुरू कर। मैंने कहा यार करूंगा। बस ये 2014 जून 2014 का समय टाइम था, जब जैसे ही मैंने लिया, जून 2014 का वक्त था, मैंने तुरंत ही 2 स्टार मेरे बचे हुए थे, 4 स्टार मेरे क्वालिफाई हो चुके थे, 2 स्टार मेरा और बचा हुआ था। तुरंत मैंने जितना पैसा कमाया था वो पैसा का मैंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया 2 स्टार को क्वालिफाई कराने के लिए। ये था डुप्लीकेशन मेरा, जो मेरा डुप्लीकेशन हुआ। मैंने 2 स्टार क्वालिफाई करा लिया। 2 स्टार क्वालिफाई कराते ही मैं SSD बन गया। लेकिन 1 महीना पैसा आया, 2 महीना पैसा आया, तीसरे महीने से पैसा कम होना शुरू। मैं वहां से मैंने सब काम बंद करके टाटा बाय बाय करके, जयपुर को टाटा बाय बाय करके वापस चला आया। देन मुझे पैसा आना बंद हुआ, पैसा आना कम हो गया, क्योंकि उसका भी सिस्टम होता है। आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आगे गाड़ी, आप डायमंड हो जाइए। लोग यहाँ पर आकर डायमंड होकर मर जाते हैं, लोग DSM में आकर डायमंड होकर के मर जाते हैं यहाँ पर, मैं देखा है। क्यों? सिस्टम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं करते हैं। मैं सिस्टम में मैं बहुत परेशान था, पैसा फिर भी नहीं आ रहा। मैं पैसा कमाने के DSM में आया था, DSM में पैसा भी नहीं आ रहा था। डायमंड बन गया हूं, अब सीनियर स्टार डायमंड बन गया, फिर पैसा नहीं आ रहा था। आ रहा था मेरे को जब मैं SSD मैंने क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरे नीचे अभी जब तक जैसे मैंने क्वालिफाई किया है, मेरे नीचे SSD ऑलरेडी हो चुका था। अकरम खान बहुत ही फास्ट उसने SSD क्वालिफाई किया था। वो हमारी टीम का पहला SSD था।
डेढ़ पैर का आदमी उसने एसएसडी क्वालिफाई किया। मैं हमेशा इस तरीके से देखता था कि गलती कहां हो रही, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा है। दरअसल गलती ऐसे नहीं थी, गलती ऐसे थी, ये उंगली इधर थी, गलती ऐसे नहीं थी, गलती ये ऐसे थी, ये इधर थी, उंगली इधर नहीं थी, इधर थी। तो पैसा मुझे नहीं आ रहा था, सिस्टम गलत डुप्लीकेट हो रहा था, सिस्टम जो है वो गलत डुप्लीकेट हो रहा था। और इसी बीच मुझे जब मैं वापस एसएसडी बना तो मुझे मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी और दिक्कतें कम नहीं हुई, दिक्कतें बल्कि और जबरदस्त हो गई। पैसा अब आना शुरू हो गया था क्योंकि एसएसडी बन गया था और पैसा लगातार 4 स्टार क्वालिफाई मैं कर रहा था और 4 स्टार क्वालिफाई कर करके, क्योंकि 3 स्टार क्वालिफाई हो रहे थे, 1 स्टार को मैं क्वालिफाई करा रहा था। सिस्टम फिर भी डुप्लीकेट सही में नहीं हो रहा था। फिर इसी दौरान पैसा तो आ रहा था, मुझे एसएसडी 50,000, 30,000, 38,000 जैसा सा बोनस जा रहा था, पैसा आ रहा था। लेकिन इस दौरान क्या होता है, मेरे फादर को पैरालिसिस हो जाता है, फाड़ी लग जाती है। जब पापा को मेरे फाड़ी लग जाती है तो मैं बहुत परेशान। अब मैं क्या करूं, मेरे पापा को फाड़ी लग गया तो मैं ले आकर उनको लखनऊ में एडमिट कराता हूं। हालात अभी नहीं होने वाले थे, उनको रिकवरी करने के लिए मैं आरजीजीएल का घोल दिया था। मेरे फादर मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे क्योंकि पैसा मैं घर नहीं दे रहा था। पैसा मैं जितना दे रहा था वो, क्योंकि मैं अपना पीवी मेंटेन करता था, अभी भी मैं सिस्टम में नहीं था, सिस्टम में को फॉलो नहीं कर रहा था, सिस्टम को डुप्लीकेट ही नहीं कर रहा था। क्योंकि जो पैसा आ रहा था 30-35 हजार रुपए, उसमें 9-27 जब से 3000 पीवी क्लब भी बना था तब से मैं लगातार 3000 पीवी लगातार बना रहा था। ऐसा नहीं कि मैं किसी, बट ये मैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। सिस्टम क्या है, सिस्टम नहीं मालूम था। जब पापा को फिर जब पैरालाइज हुआ उसी दौरान क्या हुआ, पापा को कैंसर हुआ। मैं पैसा जो जितना भी आ रहा था डीएक्शन में, डीएक्शन का पैसा रख रहा था, कलेक्ट कर रहा था, रख रहा था, कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था। मैं कार लेने वाला था, लेकिन कार लेने से पहले ही मेरे पापा को पैरालाइज होता है, फाई लगती है। देन पैरालाइज के दौरान ही मेरे पापा को मुंह में थोड़ा दिक्कत होती है। मैं उनका जांच करवाता हूं तो पता चलता है कि पापा को माउथ कैंसर हो गया है। मैं जिंदगी एकदम से रुक सी जाती है, जिंदगी एकदम से थम सी जाती है। मैं अपने फादर को मैं कहता था पापा ये आरजीजीएल खाइए इस चीज को, तो मेरे फादर ने मेरा बिलीव नहीं करते थे। क्यों नहीं बिलीव करते थे? पैसा नहीं आता था, पैसा नहीं आ रहा था। क्योंकि एक फादर के लिए अपना बच्चा को अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट पर देखना उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है। मैंने कहा कि फादर मैं आपको पैसा कमा के दिखाऊंगा डीएक्शन से। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। जो पैसा फिर मैंने अपना पर्सनल बातचीत करना शुरू किया। जो पैसा मैं प्रोडक्ट में डंप कर रहा था उसको निकालना शुरू किया। प्रोडक्ट पैसा निकलता था, लेकिन फिर भी जो भाई दो लाइन मेरी क्वालिफाई और नहीं हो रही थी। मेरी 2 लाइन क्वालिफाई होती थी, तीसरी 2 लाइन और नहीं क्वालिफाई हो रही थी। फिर उनको भी क्वालिफाई करने के लिए तो पैसा इन्वेस्ट करता था, तो कुछ प्रोडक्ट डंप हो जाता था। तो अभी पापा को जब कैंसर हो गया तो कैंसर में जितना पैसा हमने रखा था, करीब 10 लाख रुपए हमने पापा के ऊपर फूंक दिया। 10 लाख रुपए जितना पैसा हमने कमाया था सब पैसा फूंक दिया। मेरे पापा जब कैंसर हुआ तो मैंने प्रदीप भैया से कहा, भैया पापा कैंसर हो गया है। भैया ने तो तुरंत मेरी बात कराई डॉक्टर विप्लव भद्रा जी से। डॉक्टर विप्लव भद्रा जी ने मेरी बात, एक डॉक्टर साहब हैं आमला कैंसर इंस्टीट्यूट के, उनका मैं वीडियोस में देखता हूँ, सर का नाम मुझे मालूम है, तो ध्यान से उतर गया है। उनसे बात कराई, मैंने कहा सर ऐसा शायद दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आरजीजीएल का मेगा डोज देना शुरू कीजिए। मेगा डोज दे रहा था पापा को, लेकिन फादर हम मेरे डोज लेने के तैयार नहीं थे। क्यों लेने तैयार नहीं थे? क्योंकि इसलिए लेने तैयार नहीं थे क्योंकि वो मेरे ऊपर कहते कि डॉक्टर तुम हो कि डॉक्टर वो है, मुझे उस डॉक्टर को दिखाना है जो इसका स्पेशलिस्ट है। मैंने प्रदीप भैया से बात कराया, डॉक्टर एमएच खान सर से बात कराया, सबसे बात कराया, लेकिन मेरे फादर जो थे वो नहीं ले रहे थे। अल्टीमेट धीमे धीमे क्या होता है, खाना जाना बंद हो जाता है, नाक से नलकी लग जाती है फादर को। मैं 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भी रहा हूँ पापा को लेकर के। उनका रेडियोथेरेपी होता था, कीमोथेरेपी होता था,
लगातार पैसे लगातार जाते, लेकिन मैं छुप छुप करके उनको RGGL का मेगा डोज देना शुरू किया। पापा का शरीर रिकवर करने लगा, उनका कैंसर का जो घाव था बहुत जल्दी हील करने लगा। लेकिन उसी दौरान फिर क्या होता है कि पापा को, क्योंकि पैरालिसिस का प्रॉब्लम था और साथ साथ में कैंसर का ही प्रॉब्लम हो गया था मेरे पापा को। तो क्योंकि अभी मैंने देना शुरू ही किया था, कुछ दिन हुआ था उनको देना मैंने शुरू किया था, उस समय बहुत दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी मैंने डोज उनको देना शुरू किया। डॉक्टर राघवेंद्र जी मेरे फादर को देखते थे, कहते घाव बहुत फास्ट हील कर रहा है। उस समय वो डॉक्टर बन चुके थे, वो डेंटलिस्ट हो गए थे, और तो कह रहे घाव बहुत फास्ट हील कर रहा है। मैं जिस डॉक्टर को दिखा रहा था वो भी बहुत खुश थे कि घाव बहुत फास्ट हील कर रहा है। लेकिन मेरे पापा की डेथ कैंसर से नहीं हुई, कोई भी आदमी कैंसर से नहीं। मैं कैंसर अस्पताल में इतनी दिन रहा, मैंने इतना नहीं देखा। मैंने ये जाना कि किसी भी आदमी का डेथ कैंसर से नहीं होता है। कैंसर के कारण बॉडी इतना रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इतना जबरदस्त चलता है कि हर अंग वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। मैं कीमोथेरेपी दिलवा करके अपने पापा को लेकर आया ही था, मैं अपने पापा को लेकर वहां से आया ही था कि पता चला कि दोबारा से पापा का बीपी डाउन होने लगा। फिर से मैं क्योंकि मैं वहां से इस कंडीशन लेकर आया था, बहुत तकलीफ में फादर थे। मैं चुप करके, मेरी मम्मी भी जानती थी, मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं, इस बिजनेस में भी सपोर्ट करती हैं, और ये जानती थी कि ये लड़का सही कह रहा है। तो जो माँ होती है, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, माँ मेरा हमें सपोर्ट करी है। अगर आज मैं यहाँ तक पहुंचा तो मेरे माँ का बहुत बड़ा रोल है। फिर मैंने कहा जो गलतियां, फिर मैं उनको देना मैंने शुरू किया। रिकवरी कर रहा था कि उनको मेगा डोज का कीमोथेरेपी और देना पड़ गया, क्योंकि उनका बीपी डाउन हो रहा था। तो मुझसे लिखवा लिया गया, भैया देखिए अब आपके फादर को कुछ भी हो सकता है, मरता क्या ना करता, क्योंकि अब तो मजबूर थी, क्योंकि कीमोथेरेपी भी हो रही थी, पैसा पानी तरह जा भी रहा था। मेरे पापा डायरेक्टली तैयार नहीं थे, तो हम लोग इनडायरेक्टली उनको ज्ञान देते थे। बहुत फास्ट हील कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इतना हाई डोज का उनको कीमोथेरेपी का वो जो दिया गया, उनका बीपी तेज डाउन हो रहा था। तो जब डाउन हो रहा था तो उनको लेकर मैंने भर्ती किया। जब भर्ती किया तो डॉक्टर ने मुझसे पहले लिखवा लिया, भैया देखो अब कुछ भी हो सकता है। उस अस्पताल का जो रिसर्चर था, जिस अस्पताल ने लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट का जो डॉक्टर, साइंटिस्ट डॉक्टर था, वो स्वयं कैंसर से पीड़ित था। उसको बहुत बड़ा अवार्ड भी लखनऊ मिल चुका है रिसर्च के लिए भी, लेकिन वो खुद कैंसर से जूझ रहा था। मैं रोज एक नई लाश देखता था, लेकिन मुझे तब बिलीव था मेरा कि मेरे पापा ठीक हो रहे हैं, फादर में ठीक हो रहे हैं बहुत फास्ट। मेरे दोस्त ने कहा जितना फास्ट तुम्हारे पापा घाव भरा है, उतना फास्ट घाव किसी के भरे ही नहीं रहा। घाव लगभग भरी गई, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो चुका था। घाव इससे और जल्दी हील हो रहा था। अंदर फादर के हरकतें बढ़ रही थी। पापा का पहले चल नहीं पा रहे थे, थोड़ा चलना भी शुरू कर दिए थे, और उनका हाथ पैर में मूवमेंट भी होना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने वो कहा ना कि अंत में जब उनका बीपी लगातार डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग स्पालना कैप्सूल नहीं देते थे, क्योंकि पाइप में वो जाकर चिपक जाता था, तो वो हम नहीं देते थे ट्यूब्स में। उनको देना थोड़ा दिक्कत होता, वो डांटते थे, ये सब मुझे क्या खिला रहे हो तुम, मुझे मार डालोगे तुम, तो कर रहा है वो बेवकूफ है। मैं ठीक है पापा, बस थोड़ा सा ये था, वो मैं पानी दे रहा था आपको थे। बहुत फास्ट रिकवर होना शुरू हुआ। जब वो रिकवर हुआ, हमारे पापा रिकवर होते ही रहते, लेकिन अंततः मेरे एक दिन ऐसा आता है कि मैं एकदम अपने पापा को जब लेकर अस्पताल में भर्ती था, तो लास्ट मोमेंट जब मुझे दस्तखत करा लिया गया, रात को 2:30 बजे मेरे फादर ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। अब मैं कैसे अपने पापा को लेकर के वहां से आता? अभी मेरे सामने मेरा छोटा भाई, मैं उनके सामने रो भी नहीं सकता था, मेरी आंख से आंसू भी नहीं गिर रहा था। मैं आज भी नहीं रो सकता हूँ, क्योंकि लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आज भी नहीं रोता हूँ, क्योंकि अगर मैं रोता हूँ वहां पर, तो मैंने उस अपने आप को संभाला। मैंने कहा ये चीज मैं कैसे आकर के मैं फिर भी मैं अपने फादर को मैंने इसमें खोया। मैंने कहा कि मैं अपने पापा का नाम छोटा नहीं होने दूंगा। मैंने फिर कसम खाई,
सब कुछ होने के बाद फिर मैंने अपने पापा के नाम का ऑफिस डाला टांडा के अंदर। टांडा में 2 बार स्टॉक पॉइंट बंद हो चुका था, 2 बार सिस्टम की वजह से 2 बार टांडा में स्टॉक पॉइंट बंद हुआ। फिर भी मैंने स्टॉक पॉइंट डालना शुरू किया। स्टॉक पॉइंट डालने से पहले सन 2015 में एक बहुत बड़ा तूफान मेरी टीम में, जब देसान से DMI हुआ। मैं उस समय दिल्ली में, मैं भैया ने मुझसे कहा दिल्ली में बहुत बड़ा सभी डायमंड्स का मीटिंग है, तुमको चलना है क्योंकि तुम्हें डायमंड्स हो, अब तुम्हें चलना वहां पर। मैंने कहा ठीक भैया। 2015 में फिर ऐसा टाइम ऐसा आया कि मैं फिर काम करना शुरू किया, मैंने करना शुरू किया। लेकिन वो ऐसा दौर था जब देसान से DMI में कन्वर्ट वो चीजें हो रही थी। तो मैं वहां पर गया, मैं फर्स्ट टाइम मैंने प्रोफेसर साहब को देखा। मैं तो प्रदीप सर मुझे वहां पर ले गए और प्रोफेसर सर से मुलाकात भी कराई और फिर वहां से लगातार मैंने काम करना शुरू किया। इसके बीच 2016 में जब मैंने यहाँ पर ऑफिस लिया टांडा के अंदर, तो इसके बाद मैंने ऑफिस ओपन किया। सभी बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं कसक थी। जितना मैं बड़ा सोच के आया हूँ उतना बड़ा हो नहीं है। मैं टीम से मैं वही चीज। इसी दौरान मुलाकात महागुरु श्री राम गुप्ता सर से होती है, जिनको मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ। जितना मैं उनका वंदन करूँ उतना कम है। उनके लिए मैं सभी गुरुओं के लिए जितना भी कहूँ उतना कम है। मैं सर के पास गया, मैं सर से मैंने पहली चीज पूछी, सर ये सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होता है सर? मैं इतना साल से पैसा काम कर रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जवाब दिया। वो कुछ देर मुस्कुराए मुझे देख करके, फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरिफ, सिस्टम को हिंदी में कहते हैं उपाय या तरीका। क्या? उपाय या तरीका। मैंने कहा सर कैसा तरीका? तो वो तरीका जिसको अमीरों ने किया है, जिसको जोकर लोग कामयाब हुए हैं। मैंने कहा सर ये सिस्टम को और थोड़ा डिफाइन कीजिए, और सिस्टम कैसे? उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक बार मुझे कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई कि अगर जब एक ट्रक पहली बार बना था, फर्स्ट टाइम ट्रक बना था, और ट्रक जब पहली बार पंचर हुआ तो उसको बनवाने के लिए जो उसका मालिक था उसने 100-150 आदमी बुलाया और ट्रक को उठवाया, और ट्रक उठाने के बाद उसने पंचर को सही किया। चलो एक बार तो हो गया, लेकिन ट्रक के मालिक ने कहा कि यार ये हर बार जब पंचर होगी तो हर बार बुलाना पड़ेगा। तो एक तरीका निकाला गया, एक उपाय खोजा गया, बनाया गया जैक। आज के टाइम में कोई भी आदमी जैक को छोटा बच्चा भी इसको इशारे से नचा करके, इशारे से उसको घुमाएगा और जो आपकी गाड़ी है वो डांस करते हुए उड़ जाएगी। दैट्स कॉल्ड अ सिस्टम। वो सिस्टम है, वो तरीका है, वो उपाय है। बंदूक की गोली तो कोई, उसी गोली को बंदूक में डाल करके मारो तो आदमी मर जाता है। दैट्स कॉल्ड अ सिस्टम। ये सिस्टम है, सिस्टम इसी कहते हैं, सिस्टम का तरीका। तो मैंने कहा सर ठीक होने का पहला काम आपको अभ्यास करना होगा, पहले काम आप सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अर्न यू मस्ट लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं सीखने के लिए, पैसा कमाना है, मुझे सीखना है। मुझे जब भी कहेंगे, मुझे चाहे रात को आप चाहे पैसा नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा ठीक है आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं सीखता गया, सर से सीखता गया, और सर ने कहा कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज का सर अभ्यास करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि अभ्यास किस लिए करना पड़ेगा? कह रहे हैं जैसे एक डॉक्टर होता है, बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनता है। एक खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस ना करे तो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बनता है। एक वकील साहब अगर प्रैक्टिस ना करें तो एक अच्छे वकील साहब नहीं बनते हैं। एक गायकी ना करे तो अच्छा गाय सकता है। आप अभ्यास, मैंने किस असर लोगों को खुद बताना शुरू कीजिए, और वही चीज लोग
प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। मैंने कहा सर पैसा कैसे आएगा? कहा आप पीजीपीवी पे काम कीजिए। पीजीपीवी, सारा गेम पीजीपीवी का है। उन्होंने पीजीपीवी का और आपका जो बीज है, उन्होंने 3 सिस्टम बताया, 3 रास्ता बताया कि अगर आप 6 लाइनों का बीज डालते हैं तो इसका मतलब आप टोटल मनमानी करते हैं। आपको पैसा 5,000 रुपया से लेकर के 50,000 से ज्यादा नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा सर, 5,000 से 50,000 से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। उन्होंने कहा अगर आप 10 लाइन डालते हैं तो आपको 1 लाख तक पैसा, 5 लाख तक पैसा आएगा। लेकिन अगर आप 20 लाइन डालते हैं, 20 फ्रंट ओपन करते हैं, किसी ने मना किया है? किसी ने मना किया आपको फ्रंट ओपन करने के लिए? क्यों आप ओपन कर रहे हैं? क्यों नहीं आप फ्रंट पीजीपी बढ़ा रहे हैं? मैं सीखता गया, पीजीपी बढ़ाता गया। आज की डेट में मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ता, मुझे क्वालिफाई में सोचना नहीं पड़ता। मैंने वही लगता में डुप्लीकेट किया, पैसा कमाना शुरू किया। मैंने कार लेने पहली प्लानिंग किया था तो मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं दिसंबर में ही, उन्होंने कहा अगर आपको कामयाब होना है तो आप आरबीसी का फ्रीडम डे में आइए। मैं फ्रीडम डे इससे पहले बहुत सुनता था, फ्रीडम डे। मैंने कहा फ्रीडम डे होता क्या सर है? फ्रीडम का उन्होंने मतलब बताया आजादी, पैसा की आजादी। जहां पर लोग पैसा कमाकर आजाद होते हैं, उसकी आजादी वहां मिलती है। जो कामयाब वो रास्ता मैंने बताया, सिस्टम, वो तरीका तुमको वहां दिखाई पड़ेगा। जो लोग कामयाब हो गए हैं, लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, वही लाख रुपया महीना कमाने का रास्ता बता सकते हैं। मैंने कहा सर मैं फ्रीडम डे में जरूर चलूंगा। मेरा पहला फ्रीडम डे भुवनेश्वर के अंदर था। मैं भुवनेश्वर के फ्रीडम डे में गया हूं। वहां फ्रीडम डे में मैं देखता ही रह गया, मेरे अंदर आग लग गई। वहां से आने के बाद मैंने कहा सर मैं आरबीसी का कोई भी प्रोग्राम छोड़ूंगा नहीं। मैंने काम करना शुरू किया, मैंने डुप्लीकेट करना शुरू, जो मैं सीखता था वो मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। मैंने सिस्टम को, ये डुप्लीकेशन फोटोकॉपी का बिजनेस है। जैसा छापेंगे वैसा निकलेगा, जैसा छापेंगे। अगर पन्ना तिरछा पर मुड़ा रहेगा तो मुड़ा हुआ छप के आएगा। अगर आप चोरी करेंगे तो आपका टीम चोरी करेगा। अगर आप पीस के नीचे टीवी को ज्वाइनिंग कराएंगे किसी नीचे, तो आपके नीचे वो भी टीम वाला ज्वाइनिंग कराएगा। अगर आप अपना टीम का माल ढो रहे हैं तो आपका टीम वाला भी माल ढोएगा। अगर आप उधार माल दे रहे हैं तो आपका टीम वाला भी उधार माल देगा। सिस्टम को डुप्लीकेट कीजिए। मेरे गुरु ने कहा कि सिस्टम को डुप्लीकेट करो, सिस्टम को डुप्लीकेट करो, सिस्टम से काम करो, यानी उस तरीके से काम करो जिस तरीके से कामयाब लोग काम कर रहे हैं। वही तरीका यहां भी डुप्लीकेट करना शुरू किया गया। प्रदीप सर जितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जितना जुनून के साथ काम कर रहे हैं, एक तो स्टोरी मैंने आपको सुनाई नहीं है, बीच की स्टोरी। मैं इतने जुनून में था, इतना जुनून था मुझे, मैं जुनून की बात करता हूं। बीएसएन में मैंने वो काम कर दिया जो शायद आज तक बीएसएन में किसी ने भी नहीं किया होगा। वो जोश था, वो जुनून था कि सबसे बात करनी, सबसे बात करनी, सबसे बात करनी, सबसे बात करनी है। उस समय मैं अकबर में मैं पढ़ाई कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में मैं था। ये स्टोरी कोई नहीं जानता है, इससे पहले ना कोई जानता था, इसके बाद सब जानेंगे। इससे पहले कोई नहीं जानता था, मैं, मेरे पापा और यहां तक कि मेरी फैमिली में कोई नहीं जानता था। आज के बाद से हर कोई जानेगा इस चीज को। मैं इतने जुनून में था, सबसे बात करता, सबसे बात करता था, सबसे बात करता था। यहां तक कि मैंने क्या किया, हमारे अकबरपुर में एक रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पर, वहां पर रेलवे स्टेशन पे वहां पर लोग बिना टिकट के ही आते जाते रहते हैं। कोई प्लेटफॉर्म टिकट तो कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने भी कहा आज मैं सीआरपीएफ के जो ऑफिसर है उनको बताऊंगा डिक्सन के प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं बिना धड़ाके से प्लेटफॉर्म के अंदर गया, सीआरपीएफ ऑफिस के अंदर घुस गया। वहां का जो ऑफिसर था उसके सामने मैं गया जाता हूं और वहां पर अपनी प्रोफाइल खोल कर उसको मैंने कहा सर मैं आई कम इन सर, मैं आपको सर कुछ अपना हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। हम एक स्वास्थ्य मिशन से हैं, उसके विषय में बताना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बैठिए। उसने बैठाया मुझे बड़ी इज्जत के साथ। मैंने बस शुरू ही किया था। उसने कहा क्या नाम है? मैंने कहा सर मेरा नाम आरिफ है। तो उन्होंने कहा अच्छा नाम आरिफ है, पापा क्या नाम है? उन्होंने कहा नोट करो भाई, इनका नाम नोट करिए। उन्होंने मेरा नाम नोट किया। मैंने कहा बोले क्या 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 थैले में क्या क्या है? मैंने कहा सर ये मेरे पास ये ज्ञानोड्रमा है। ज्ञानोड्रमा दिखाया, ज्ञानोड्रमा मेरे पास का ज्ञानोड्रमा है, और ये आरजीजीएल सर एक प्रोडक्ट है, और ये सर कॉफी है, ये है। इन्होंने कहा सर जब
और उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म टिकट है। मैंने कहा सर प्लेटफॉर्म टिकट वो तो सर मैंने लिया ही नहीं सर। उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म टिकट मैंने नहीं लिया था और उन्होंने मुझे चालान कर दिया। और वो चालान वहां से जहां जीआरपीएफ में जब होता है चालान होता है, तो जीआरपीएफ में वहां से नहीं होता है, सीधे लखनऊ में कोर्ट से होता है। अब मुझे रात भर चौकी में बैठाया गया, रात भर। और उस चीज चौकी में उसी टाइम दो चने मसाले वाले भी उनको पकड़ा गया था, क्योंकि उनका टारगेट था कि उनको लोगों को पकड़ के, क्योंकि उनका टारगेट होता है कितना आपको लोग पकड़ना है, तो उनका टारगेट था, उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ करके बैठा दिया। और मैंने सर बताया सर मैं अगर मुझे पकड़ लेंगे सर, मेरा एग्जाम है कल है और मैं राज्यपाल आपका चढ़ गया, कुछ नहीं, आप कोई सुनवाई नहीं होगी। बस ये है कि आपके खिलाफ ऐसा नहीं, मुकदमा ये है कि ऐसा नहीं है, बस आपके ऊपर पेनाल्टी होगी, जुर्माना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जुर्माना हो गया है, आपको वहां से कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगा। अब मेरी आंख में आंसू आ गया, अब मैं क्या करूं। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने वहीं बैठ करके प्रदीप सर को पहले फोन किया। प्रदीप सर का फोन स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ था, सर का फोन नहीं लगा, बंद था सर का फोन। तो मैंने अपने पापा के पास, मजबूरी में पापा के पास फोन किया अपने कि पापा मैं लखनऊ वहाँ स्टेशन पे आ गया हूँ, वहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया था और डायरेक्ट मैं चला गया उनको बताने के लिए। तो वो मेरे बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर भी वो आया मुझे, और जैसे आया मैं उनको देख कर रोने लगा, क्योंकि भाई पहली बार कोई आदमी जेल चौकी के अंदर बैठाया जाए तो ये उसे उसकी बात नहीं होगी। फिर मैंने वहीं पर पापा ने कहा ठीक है, अब उनसे बात किया कि साहब कुछ छोड़ दी बच्चे को, कहीं नहीं अब वो तो वहां से ही होगा, अब वहीं से हो पाएगा, यहाँ से नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा जो भाई जो पैसा लेना आपको लेके छोड़ दीजिए भाई बच्चे को। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब वहीं से कोर्ट से ही सब कुछ होगा। बहरहाल मैं रात भर जब बैठा था तो मैं उनको भी उसको जो चना बेचने वाले थे उनको मोटिवेट करने लगा। यहाँ तक कि वहां से एक पाउच कॉफी मैंने उसको उसी टाइम मेरे पॉकेट में छूट गया था, सब कुछ निकाल लेते हैं वहां पर फोन उन सब निकाल लेते हैं, मेरे पास एक पाउच कॉफी छूट गई थी, मैंने वो एक पाउच कॉफी दे करके उसको दिया उसको वहां पर भी चौकी के अंदर। लेकिन फिर सुबह होती है, सुबह मुझे लखनऊ लेके जाते हैं, वो ट्रेन से लेके जाते हैं, वहां पर पेनाल्टी भरी जाती है, पेनाल्टी भर के हम लोग वापस आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें अभी फर्स्ट टाइम मैं इस शो कर रहा हूँ। इससे पहले ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर भागता था, मैं मेहनत नहीं करता था, बट जो सिस्टम तरीका बताया गया, मैं उस सिस्टम से वर्कआउट नहीं कर रहा था, काम उस सिस्टम से नहीं कर रहा था जिस सिस्टम से करना चाहिए था। तो मैं जब मेरे गुरुजी रामाशीष गुप्ता सर मुझे समझाते थे, मुझे करते थे, बात कर रहे थे कि बेटा देख, अगर तुझे कामयाब होना है तो सिस्टम को अपना लो, जो तुम करोगे वही टीम में डुप्लीकेट होगा, वही काम डुप्लीकेट होगा। कभी भी पीबी किसी की चोरी मत करना, किसी के नीचे ज्वाइनिंग मत कराना, किसी का माल नहीं ढोना। ये सिस्टम जो था, डुप्लीकेशन का सिस्टम जो था, वो मैं सिखाते गए। उन्होंने फिर उसके बाद मैंने अपना 2 मंजिले का मकान बनाया, एजेंसी किया। एजेंसी करने के बाद अपने बड़े भाई की शादी, एजेंसी अपने घर बनवाने में करीब 6-7 लाख रुपया मेरा अलग खर्च हो गया। इसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी भी हमने धूमधाम से किया, डीएक्शन से पैसे से, डीएक्शन की कमाई से किया है। ऐसा नहीं डीएक्शन मैंने पैसा नहीं कमाया, डीएक्शन में मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन जितना मैं चाहता था पैसा, वो पैसा मुझे नहीं मिल रहा था, वो सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने करीब 10 लाख रुपया पा करके उसमें खर्च किया और वो पैसा नहीं जोड़ा है। लेकिन ये कि मैंने स्टॉक पॉइंट भी ओपन किया। स्टॉक पॉइंट में हालात ये थी, जो हमारे यहाँ लीडर हैं, ये तीसरी बार भी टांडा में ऑफिस बंद हो जाती। अगर मैं स्टेब्लिश ना होता तो शायद टांडा में तीसरी बार भी ऑफिस बंद हो जाता। लेकिन मैं लगातार लगा रहा, करता रहा और सीखता रहा। आरबीसी के कैंप में भी हम भोपाल भी गए थे, वहां पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सिस्टम ऑफ डुप्लीकेट सिस्टम समझ आ गया। और अभी जब मुझे बताया गया, मेरे गुरुजी ने बताया कि प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। अगर प्रैक्टिस आपने एक दिन नागा कर दिया तो समझिए आपका बिजनेस 1 हफ्ता पीछे हो गया। अगर आपने 1 हफ्ता प्रैक्टिस में नागा कर दिया तो आपका बिजनेस 1 महीना पीछे हो गया। और अगर आपने 1 महीना प्रैक्टिस कम किया, नहीं किया, तो आपका बिजनेस 1 साल पीछे हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप समझ लीजिए आप अपना बिजनेस को 15 साल पीछे कर रहे हैं।
मैंने प्रैक्टिस बहुत नहीं किया, और इस तरीके से अपना खुद प्रैक्टिस करना है, खुद प्रैक्टिस करवाना है। ये बताया अपने गुरुजी ने बताया, उसी को मैं डुप्लीकेट किया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर, कलेक्ट एंड सेलेक्ट, कलेक्ट एंड सेलेक्ट, कलेक्ट एंड सेलेक्ट। इसको करना है आपको। जो गलतियां मैंने किया वो गलती आपको नहीं करना है। अगर आप भी पीवी कटवा करके क्वालिफाई हो जा रहे हैं, पीवी कटवा करके बल्क का जंप डंप कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। मैं लगातार पैसा कमाता गया, पैसा कमाता, लेकिन जो मैं चाह रहा था, जो पैसा, वो पैसा नहीं आ रहा था। अजीब सा मेरा कशक थी, अभी तो था। लेकिन जब अभी प्रियरंजन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत मैं दिल से आभारी हूं कि जिस दिन अभी प्रियरंजन सर ने 62 करोड़ का प्लान दिखाया है, मेरी रात की नींद उड़ गई है, मेरा दिन का सुकून उड़ गया है कि डीएक्शन से मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है डीएक्शन की, कि मैंने 62 करोड़ रुपए कमाऊं। अगर मैं अकेले कमाऊंगा 62 करोड़ रुपए, तो मैं क्या कमाऊंगा? मेरी टीम का हर वो व्यक्ति 62 करोड़ कमाए, तब जाके मुझे सुकून होगा। मुझे काम करना है, अपने लिए काम करना है। मेरी टीम का हर एक आदमी के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट प्लेन होना चाहिए। ये ड्रीम है मेरा, ये सपना है मेरा। मेरे हर टीम के पास, हर एक टीम में अपना खुद का एयरलाइन होना चाहिए। 62 करोड़ रुपया मोस्टली टीम के आना चाहिए। मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं जवान हूं, अभी मैं यंग हूं। जब से प्रियरंजन सर ने मुझे 62 करोड़ का प्लान बताया है, 62 करोड़ मेरे जागते सोते उठते बैठते मुझे वो चीज दिखाई पड़ता है। बड़ा बिग सोच, बड़ा सोचो आप अपनी टीम को। अब ये मैं कैसे करूंगा, इस चीज को हम कैसे डुप्लीकेट करेंगे, इसको भी प्रियरंजन सर ने बहुत बता दिया है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि कैसे कैसे करना है इस चीज को। मैंने तुरंत अपने गुरु से पूछा, सर इसको कैसे डुप्लीकेट किया जाएगा, कैसे किया जाए? प्रियरंजन सर ने बहुत इजी तरीके से बता दिया कि कैसे 62 करोड़ रुपया आएगा। अभी तो 62 करोड़ अपना ही लेने का माना है। अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी टीम में फिर से वो जोश, जुनून, जज्बा, अपने प्यारे दोस्त अमरदीप माझी, अपने बड़े भैया प्रदीप भैया, अपने गुरु राम आशीष गुप्ता सर, सबके छत्र छाया में रह करके मैं सीख करके, अपने प्रोफेसर सर, प्रियरंजन सर, डॉक्टर एस रंजन सर, के अग्रवाल सर के छत्र छाया में रह करके, सीख करके, और सबसे बड़ी चीज यारों, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सिस्टम हमें कोई सिखाने वाला नहीं है। अब तो आपके घर में प्रोफेसर साहब आते हैं जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। पैसा कैसे आएगा सिखा डाला है सबको, इतना बड़े सर। तो उस पैसा कैसे आएगा ये सिखाने के लिए 62 करोड़ कैसे आएगा, ये एक एक टीम को सिखाना है। अभी तो मैं जवान प्रोफेसर आ गए, सर को मैं प्रणाम करता हूं। एक सर के लिए 2 शब्द मैं बोलकर फिर अपना बात आगे करूंगा। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर किस्मत ही संवर जाए। तो फिर से एक बार मैं अपने विश्व गुरु महागुरु हम सबके महागुरु को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। अभी मुझे अपनी टीम में, मेरा ड्रीम है कि अपना टीम में 62 करोड़ रुपया कमाने वाले को पैदा करना। अपने टीम के अंदर हर एक बंदे के पास अपना खुद का प्राइवेट जेट प्लेन हो, अपने खुद का आयरलैंड हो। ये कैसे होगा? अभी सर ने मुझे बताया कि 6x6 का स्ट्रक्चर सेट कीजिए। अगले 3 महीने के अंदर मैं अपने फ्रंट लाइन में 3500 पीवी करने वाले को, जो आदमी 3500 पीवी करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, 3500 पीवी कैसे बनेगा हम सिखाएंगे। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, कलेक्ट एंड सेलेक्ट, कलेक्ट एंड सेलेक्ट, कलेक्ट एंड सेलेक्ट। जो आदमी तैयार होता है, जो आदमी करना चाहेगा, उसके साथ हम करेंगे, उसके साथ हम लगेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। जो आदमी का ड्रीम बड़ा होगा उसके साथ मैं करूंगा, उसके साथ हम लगेंगे। 3500 पीवी करने वाला ऐसा आदमी चाहिए। जो आदमी 3500 पीवी नहीं कर सकता, नहीं चाहिए हमें। मेरे अंदर आग लग चुकी है,
मेरे अंदर वो आग लग चुकी है। अभी मुझे खुद नहीं कमाना है, अपनी टीम के एक एक आदमी को 62 करोड़ रुपए कमाते हुए देखना है। अभी तो मैं यंग हूं, जवान हूं। लोग इतनी उम्र के आने के बाद, राम आशीष गुप्ता सर इतनी उम्र आने के बाद भी दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। प्रोफेसर सर इस एज के अंदर आने के बाद भी दिन रात काम कर रहे हैं। प्रोफेसर सर अग्रवाल सर इतने उम्र आने के बाद भी इतना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी तो हम यंग हैं, हम यंग पीपल को 62 करोड़ रुपया कमा के ही दिखाना है, अपनी टीम में कमाना है। ये मेरा ड्रीम है। दिसंबर मेरा ड्रीम है, दिसंबर में मैं 6x6x6 का अपना स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा। जो कहा गया, जो पर्सन ने बताया है 31 दिसंबर, तो ये आज का दिन नोट कर लीजिए। आज के एक दिन मैं दिसंबर में, आज के डे में ही हमारा जो फ्रीडम डे होगा उसमें मैं 6x6 का स्ट्रक्चर लेकर ही आऊंगा। फिर तभी मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा, मैं वरना नहीं आऊंगा। आज जो आग लग चुकी है, जो सिस्टम बताया गया, सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन, सिस्टम को पकड़िए। अगर आप सिस्टम के साथ प्लग रहेंगे, सिस्टम से आप बाहर होंगे, सिस्टम उठा के फेंक देगा आपको। सिस्टम को पकड़ लेना है। इफ यू आर प्लग इन सिस्टम, अगर आप सिस्टम में प्लग रहेंगे, जो सिस्टम सिखाया गया है, आप सिस्टम में प्लग रहेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत 62 करोड़ रुपया कमाने से नहीं रोक सकती है। सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। सिस्टम मतलब तरीका, मैंने बताया सिस्टम का मतलब उपाय, तरीका। तो तरीका प्रिंजर सर ने बता दिया है, उसी को डुप्लीकेट करना है। कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। डेली शाम को 7 से 9 बजे आकर बैठ जाना है। जो सीखना है, सिखाना है, खाना है, खिलाना है। टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। बात करना है, कलेक्ट एंड सेलेक्ट। जो काम नहीं कर रहे हैं, जो यूजर कर रहे हैं। और हाँ, बिजनेस हार्ट टचिंग करना है। एक नारा लगाना करना है, हर डिएक्शन, घर डिएक्शन। हमको हार्ट टचिंग, जिस घर को पकड़ना है उसके साथ दिल के साथ बिजनेस करना है, उसका चीट नहीं करना है, उसके साथ दिल के साथ बिजनेस करना है। अगर वो आज प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो कल यूज करेगा, 100% यूज करेगा, क्योंकि वेलनेस की क्रांति शुरू हो चुकी है। और जो भी आदमी इसको नहीं कैच करेगा, प्रोफेसर ने मुझे फ्रीडम डे में बताया था कि अगर आप इस वेलनेस की तरंग को पकड़ लेंगे तो आप मिलेनियर बन जाएंगे। तरंग को, जो लहर होती है, उसको पकड़ लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो अभी तो हमको पूरा रास्ता, पूरा तरीका बता दिया गया है 62 करोड़ कमाने का। जितने भी नौजवान हैं, ये सुन लीजिए कि आज से, अभी से अपनी टीम के अंदर मैंने डुप्लीकेशन शुरू कर दिया है। अगर मेरे प्रदीप सर, अमरदीप भाई, अकरम खान सर और मेरे जितने भी गुरु हैं, मैं सबको बार बार नमन करता हूं। अपने फ्रेंड्स को ये मैं आज भी कहता हूं, आई लव यू माय अमरदीप माझी, आई लव यू माय अकरम खान। मैं अपने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं अपने गुरु को, अमरदीप प्रदीप सर को, अपने महागुरु प्रोफेसर सर, अपने राम आशीष गुप्ता सर को, प्रिंजन सर को मैं आज भी प्यार करता हूं। अपना स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रहें। ऐसे ही आरबीसी चैनल पे हम लोग के जैसे मिलेनियर से ऐसे बनते रहें। इसी साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, फंटास्टिक। अभी आपने बहुत बड़ा खिलाया है आज। वो हम चाहते थे नए लोगों को ढूंढ करके सामने लाना। ये जो नौजवान हैं आपकी जैसा, आरिफ खान, आपका उम्र कितना है? आपका उम्र कितना है? आर यू एबल टू हियर? यस सर, ओके सर। आपका उम्र कितना है मैंने पूछा। जी सर। आपका उम्र कितना है? 31 ईयर्स सर। You are I am more than double of your age. 31 years में आप लोगों ने अभी काम शुरू थे, राइट टाइम में। 20s 30s नौजवानों को मैं ढूंढ करके सामने लाता हूं। जो आपने इस यंग एज में आपको ये अवसर मिला है, और जो लोगों ने 50 बरस में, 60 बरस में सोचता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आप लोगों को सिखाया है 20-30 बरस में फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि
ये 20-30 बरस में, यंग एज में कोई भी किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं सिखाता, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, कोई फ्रीडम के बारे में। इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज अ हेल्थ फ्रीडम इन डिएक्शन, टाइम फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, मालूम हो गया ना, सिक्योरिटी, फ्रीडम टू जनरेशंस, इसके बारे में लोग सोचते हैं रिटायर होने के समय में। बिकॉज समय सभी बीत गया है, बाद में ये बुढ़ापन बहुत नजदीक आने के बाद वो सोचते हैं, ये 50-60 बरस के बाद सोचते हैं बच्चों लोगों के क्या करना, उसको क्या करना, फैमिली को क्या करना। उसको उस समय बहुत रोग भी आ जाता है, काम कर नहीं सकता है। ये ओल्ड एज में वो मैं कुछ करना था, कब? यंग एज में, जब खून गर्म है, काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कितना भी मेहनत करने का एज है, वो एज को उड़ाया। कैसे उड़ाया? कुछ भी नहीं किया, किसी का मार्गदर्शन, वो सोच भी नहीं है, ठीक है कल चलेंगे, कल चलेंगे। कोई भी बताए तो ये अमीर बनने का रास्ता लोगों ने क्या बताता है, देखेंगे एक दिन देखेंगे। कौन सा दिन, कब वो दिन आएंगे? वो दिन लास्ट में कभी भी नहीं आएंगे, वो स्मशान घाट जाएंगे, क्योंकि वो एजिंग प्रोसेस में टाइम बीत गया है। अभी हम कुछ करना है तो ये 20s आर द राइट टाइम, एटलीस्ट 30s में वहां पकड़ना है। बिकॉज आपके साथ 30 बरस हाथ में है दुनिया को बदलने के, आपका लाइफ को बदलने के। इसीलिए आप लोगों को इस तरह का कंपनी, इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का सिस्टम, इतना यंग एज में, अभी जो लोग 18 बरस बीतकर ज्वाइन होता है, जो लोग 19 बरस में, जो कुंदन, रोशन, मालतेज, वो ऑल दीज यंगस्टर्स, बिहार में सभी कमाने वाला ऑल मिलियनियर्स, मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स 25 बरस के नीचे ही मिलियनियर बना है। अभी 5 बरस से जो मिलियनियर बना है सभी 25 के अंदर। इस तरह का लोगों को हमने इतना फास्ट ये लोगों ने किया है, सिस्टम को डुप्लीकेशन किया। आपने जो बताया, सिस्टम के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। सिस्टम को सीखना सिखाना, इसीलिए आरबीसी है। ये मार्गदर्शन हमने 20 बरस से देते ही आए हैं डिएक्शन को। बट उस दिन में क्या होता था, टेक्नोलॉजी हमारे साथ 20 बरस के पहले ये इवन एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं था। हम जब डिएक्शन को शुरू किया उस समय मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल में मीन्स ओल्ड टाइप ऑफ मोबाइल, इसमें उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को हम पेजर भेजते थे, पेजर था 90s में। ये बात है, आज टेक्नोलॉजी इतना, वो सभी जूम, गीम, यूट्यूब कुछ भी नहीं था है? ये सभी आपको आज व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज देयर। ये टेक्नोलॉजी को वेरी फास्ट डुप्लीकेट कर सकता है। अच्छा चीज को टेक्नोलॉजी में आप बुरी न्यूज डाले तो वो भी डुप्लीकेट होगा। लोग मैसेज भेजते ही रहेंगे, वो वहां हो गया, ये इसके साथ हो गया, वो सिनेमा एक्ट्रेस के बारे में, उसको बारे में, अरे उससे हमको कोई स्पोर्ट्समैन के बारे में हमको पैसा आता है इसमें, उसका लाइफ को हम पढ़ते रह गए थे। हमारे साथ वक्त नहीं है, हमारे साथ वक्त अभी इसको, हमारा डेवलपमेंट को, हमारा ग्रोथ को, वेरी फास्ट ट्रैक ग्रोथ, अभी हमने फास्ट ट्रैक ग्रोथ में है। ये फास्ट ट्रैक ग्रोथ बहुत मजबूत हो गया है कोरोना के पीरियड में। ये कोरोना नहीं हो तो आरबीसी का इतना जबरदस्त चैनल इतना जल्दी नहीं आता था। हम सोचते थे, सोचते 5 वर्ष से हम सोचते थे। अग्रवाल भी बताते थे, सर आप ये सभी यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब में करना, ये सभी आज का जमाना वही है। सबको, आप सभी गांव को नहीं चल सकता है, सभी सिटी को, सभी शहर को, कितना मध्य प्रदेश को जा सकता है।
आपको लोगों ने डेली देख सकता है, माध्यम को लाना हमने भी सोचते थे, बट एक लॉकडाउन पीरियड में इस तरह हो गया, हमको दबा कर चलन के अंदर डाला, हम सभी को फोर्स करके सिस्टम के अंदर अभी ये माध्यम के अंदर डाला। इसीलिए आप लोगों को जो बरस में ही एक बार फ्रीडम डे में मिलता था, बरस में एक बार एक कैंप में मिलता था, लाइक भुवनेश्वर और दिस भोपाल, बरस में 2-3 कैंप भी वही कर सकता था, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। क्वार्टरली एक कैंप, क्वार्टरली एक खरीद तो बरस में था, एंड 4 और 5 बड़ा एक मास मीटिंग, मैक्सिमम 12-15 नेशनल लेवल डिफरेंट स्टेट में करता था। अभी महीने में 1-2 बड़ा प्रोग्राम, आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ये चैनल में घुस सकता है, लाखों लोग। अभी हमने 10, 20, 30 हजार, 50 हजार लोग भी व्यू कर सकता है, 1 लाख लोग भी व्यूज, लोगों को प्लग करना, सिस्टम के अंदर डालना, सिस्टम के अंदर डालना, सिस्टम के अंदर डालना। अभी जो बाहर है, बेकार है, नहीं सुनता है, उसको छोड़ना। अभी नो एंट्री फी, नो एक्सपेंडिचर, नो ट्रैवलिंग, नो हॉल चार्जेस, नो कैंप चार्जेस। ये कैंप में 10,000, 15,000, 20,000 आज कॉस्ट होता है 5 स्टार होटल में। जो 5 स्टार होटल में 10, 20, 15,000 में जो हम 3 दिन का ट्रेनिंग रखता था, वही ट्रेनिंग मुफ्त में आज यूट्यूब चैनल में आप सभी को मिलता है। ये पुण्य का बात है। उसको भी वो यूज नहीं करे तो जीवन में कभी भी सफलता नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी फ्री यूनिवर्सिटी है, नो फीस, नो एंट्री फी, नो ट्यूशन फी, नो। अरे अमीर बनने को कौन मुफ्त है, कौन सा यूनिवर्सिटी है दुनिया में फ्री सब कोचिंग देंगे? वो ओनली आरबीसी यूनिवर्सिटी, बिकॉज हमने सबका लाइफ को बदलने के लिए, ये तो सोशल सर्विस के लिए मैंने रखा हूं मेरा लाइफ को। आप लोगों को लाइफ को बदले तो, आप लाइफ को लोगों का जीवन बदले तो, आप लोग कमाए तो, आप लोग मिलियनर बने तो, आप लोगों ने 62 करोड़ रुपया आपको आए तो मुझे कितना पुण्य मिलेंगे, मैं उसको कैलकुलेशन में लगाऊं। हेंस आप लोगों ने, आप बहुत अच्छा बताया, ये यंग एज में आपने सीखा, वो रॉन्ग तरीके से, रॉन्ग सिस्टम से, रॉन्ग मेथड से, रॉन्ग वे में कमाने का कोई भी प्रयास करे तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो गिर जाएंगे। ये पीवी डालना, पीवी चोरी करना, पीवी करके, पीवी आर्टिफिशियल परचेज करके क्वालिफाई होना, ये सभी नहीं रुकेंगे। 1 महीना ठीक है, 2 महीने, बट आप स्ट्रक्चर नहीं बनाए तो, कमाने वाले को नहीं लाए तो, नहीं सिखाए तो, सभी सब कुछ हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा बिजनेस टर्नओवर का टर्नओवर करने के लिए कितना हमारे साथ ये ऑपरेटिंग अमाउंट चाहिए, ऑपरेशन के लिए, टर्नओवर के लिए, टर्नओवर इन्वेस्टमेंट ओनली 3,500 पीवी, दैट्स ऑल। उसको सब कुछ करे तो 3,500 पीवी, 8,000 से 10,000 टर्नओवर, वो सभी ने कर रहे थे। सभी ये 62 करोड़ और 62 करोड़ इनकम को जा सकता है स्ट्रक्चर के साथ। हेंस स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रक्चर मिनिमम अमाउंट ऑफ पीवी, मिनिमम, ये तो मिनिमम है। आपका अमीर बनने का रास्ते में ये मिनिमम काम सभी करना है। ये तो कोऑपरेटिव स्पिरिट से करना है, ये तो लाइक ए कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह नेटवर्क मार्केटिंग। ये कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या करता है, सभी ने कुछ 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 करता है काम, सभी बेकार नहीं रहेंगे। एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट, एवरीबडीज बिजनेस। हेंस ये एवरीबडीज बिजनेस में सब कुछ कोऑपरेट करके वो मिनिमम वॉल्यूम जनरेट करे तो हजारों लोग, लाखों लोग, एक दिन करोड़ों लोग, इवन 1 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन, 1% लोग, 1% लोग 3,500 पीवी को हम लेकर आए तो फ्यूचर में आने वाले दिन में 1 करोड़ लोगों को 3,500 पीवी, 3,500 करोड़ पीवी। अरे
3,500 करोड़ पीवी महीने में, 3,500 करोड़ इंटू 3 रुपया कितना हो गया है? अभी 10,000 करोड़ सेल्स में हम बैठा 1%, 1%। 10,000 करोड़ सेल चले तो कितना लोग 62 करोड़ कमाएंगे, सोच भी नहीं सकता। आप सभी यंग लोग, नौजवान, ये इसका मार्केट काली है। 1 करोड़ परसेंट, 0.5% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, 10,000 करोड़, 1% भी 1.4 करोड़ पॉपुलेशन हम टच करें तो 20,000 करोड़। सपोज 10% इंडिया पॉपुलेशन को हम हेल्थ दिए तो, वेलनेस दिए तो, वेलनेस सिखाए तो, वेलनेस का मंत्र जपे तो सभी घर घर में, आप बताया हर घर में डीएक्शन, ये हर डीएक्शन, घर डीएक्शन, घर डीएक्शन, हर डीएक्शन, हर डीएक्शन, घर डीएक्शन, यस, ये घर को डीएक्शन गए तो आप सोच भी नहीं सकता है। लाखों करोड़ में हमारा सेल्स चलता है, लाखों लोग मिलियनर बनते हैं। सभी मिलियनर बनने का आज यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, हो डॉक्टर हो, लॉयर हो, अनपढ़ हो, रोड में हो, भिखारी हो, गरीब हो, कारपेंट लेबर हो। अभी देखिए लेबर कैटेगरी लोग बिहार में कैसा उसको फायदा उठाकर ऊपर आया है। अभी सबको हम सिखा, वही सिस्टम सिखाता है सबको, गरीब को एक सिस्टम, अमीर को एक सिस्टम, मिडिल क्लास को एक सिस्टम, डॉक्टर को एक सिस्टम, और लोग ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट को एक सिस्टम नहीं है, सबको वही सिस्टम है अमीर बनने का। उसका सिस्टम को फॉलो करना, आरवीसी को मजबूत करिए। आरवीसी को मजबूत करने का काम आप सभी का हाथ में है। सभी आपका टीम में डेली नया बंदा को प्रॉस्पेक्ट तो भी ये चैनल के अंदर लाना, बताना तुम 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन सुनो, फर्स्ट तुमने सीखो, बाद में साइन अप करो। हमको अर्जेंट उसको मेंबर बनाने का हमको जरूरत नहीं है, फर्स्ट उसको सीखने को अंदर डालना, वो सीखना, सिस्टम को सीखना, प्रोडक्ट के बारे में सीखना, और ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसा, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कैसा चलाना वो सीखना। वो थोड़ा वो सीखे तो उसका दिमाग सही रास्ते में चलेंगे, नहीं तो क्या होंगे, आंखें बंद करके उसको छोड़ने की तरह अंदर डालते हैं, मेंबर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, उसको मालूम नहीं क्या करना, उसको मालूम है कैसा स्पॉन्सर करना, उसको मालूम है प्रोडक्ट है। इसीलिए ये लोग सभी डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर इसको होता है। अभी हम बताते हैं डॉक्टर लोगों को, डॉक्टरी छोड़कर डीएक्शन को वेलनेस के लिए मैं मैडम बताती है, मैं डॉक्टर नहीं बताते। एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एफआरसी पढ़कर हमारा डॉक्टर ने बताता है, हम डीएक्शन में डॉक्टर नहीं है, हम डीएक्शन में वेलनेस प्रमोटर है, प्रिवेंशन के लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है। यही शब्दों का वह इस्तेमाल करना, उसके ऊपर दूसरा शब्दों नहीं आना मुंह से। आ गए तो आप फंस जाएंगे, लोग पूछेंगे क्या तुम डॉक्टर हो, अरे देखो ये डॉक्टर बन गया, ये उसको चीट करेंगे, उसको भगाओ। वो जाने के पहले लोग बताते हैं भगाओ उसको, विकास इससे वो रोड साइड में था, आज डॉक्टर बन गए, देखो रिएक्शन में डॉक्टर। इसीलिए लोगों का विश्वास टूट जाएंगे। इसीलिए हमारा डॉक्टर लोगों ने क्वालिफाइड डॉक्टर लोगों ने बताता है, हम हमारा स्टेथोस्कोप कहाँ है, हमारा बीपी ऑपरेट्स कहाँ है मालूम नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल का जरूरत नहीं है। डीएक्शन, डीएक्शन का सब्जेक्ट है रोकना, 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 रोकना। हमने रोकने के लिए है, हमने डिसीज को रोकने वाला है, हमने डिसीज को अभी ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं है, उसको हमारा समाधान देने का एक ही तरह है प्रिवेंशन, रोकना। रोकने के लिए गैनाडर्मा, स्पिरुलिना, मुंजी, आल हमारा प्रोडक्ट, उससे फायदा मिलता है, लोगों को मालूम होता है कैसा वो रोक सकता है। ये कोरोना पीरियड है तो बेस्ट पीरियड, क्योंकि अभी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ ढूंढते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज।
इसीलिए इम्यूनिटी का जो डिएक्शन ये पीरियड में हमको सभी ने इसका पॉपुलैरिटी ऑलरेडी करके दिया है। गवर्नमेंट से लेकर, समाज से लेकर, अथॉरिटी से लेकर, हेल्थ सेक्टर से लेकर सभी ने क्या बताता है, आज एक ही चीज बताता है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, रोग निरोध शक्ति को बढ़ाओ, रोग निरोध शक्ति, ये वर्डिंग्स, ये वार्ता आपका मुंह से निकलना, रोग निरोध शक्ति। हमारा प्रोडक्ट में रोग निरोध शक्ति का प्रूफ है, साइंटिफिक एविडेंस है। गैनोडर्मा इज नंबर 1 इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेशन माने क्या है? रोगों को निरोध शक्ति का बढ़ाना, वही है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। गैनोडर्मा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, स्पिरुलिना इम्यूनोमॉड्यूलेटर, so even मोरिंजी इम्यूनो, सब कुछ न्यूट्रिशन जो है उसको हमारा रोगों को रोकने का ताकत को बढ़ाता है। वो बातें करना, वो करे तो आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएंगे। इसीलिए ये चैनल से सीखे तो वो रॉन्ग रास्ते में, रॉन्ग रूट में नहीं जाएंगे। रॉन्ग रूट में एक बार फंस गया, हमको उसको वापस लाने के लिए हमारे साथ वक्त नहीं है। जो आते हैं, सीखते हैं, अच्छा रास्ते पे जाते हैं, उसको ही हमने बढ़ाकर जाते ही रहेंगे। सबको डिएक्शन आरबीसी चैनल को प्लग करवाओ, सबको यहाँ आ गई तो शाम को 7 बजे को एवरीबॉडी मस्ट गेट इन दिस चैनल। एक बार वो हैबिट आ गई तो 3-6 महीने में, 1 बरस के अंदर वो मास्टर बनेंगे, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे। आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, आप उड़ेंगे। Hence, God bless you. Wish you all the best.